अच्छा, शेखमुल है। वेलकम। नीलेश भाई है। नमस्ते कश्यप अनिल जैन पटेल फ्रॉम भी है। जोड़ा। हाँ, नमस्ते भाई। वेलकम। अच्छा, तो कैमरा शुरू कर दीजिए। दिखता है कि आप में से अभी भी किसी के पास ये एडमिन है, या रियलमी है, या वीवो 1920 है, तो उसको चेंज करके थोड़ा सा ढंग का नाम कर दीजिए। तो नाम टिपिकली ऐसा रखना चाहिए, जैसे अगर आप मेरा नाम देखेंगे तो लिमेश पारेख लिखा है। आप चाहिए तो ब्रैकेट में अपना कंपनी का नाम लिख दो। जैसे ये अमित बाने सर जो है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि अमित बाने, और ब्रैकेट में उनका कंपनी का नाम। तो क्या होगा, बाकी के लोगों को मालूम पड़ेगा। और दूसरा है ना, एक खास बात समझने जैसा ये है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज बिल्ड एक कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी बनेगा उसका मतलब ये हुआ ना कि हम सब आपस में एक दूसरे को मदद भी कर पाएंगे। हम सब आपस में एक दूसरे से बेनिफिट भी ले पाएंगे। हम सब आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस भी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि कैमरा भी चालू रखिए, अपने आप को रीनेम कर दीजिए। एंड मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों से शेयर करनी है, एंड देन सबसे पहला तो है ना भाई, ये ग्रुप में आप लोग अभी जितने एक्टिव है ना, उससे ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। पार्टनर्स भी, और जो एंड यूजर्स है वो लोग भी। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों का ऐसा है कि ओनर लोग ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, उनके एम्प्लॉयज को ज्वाइन नहीं किया है। तो मुझे लगता है कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा ना, उनका आंसर मिला है। या तो हमारी टीम ने दिया है, या बहुत बार दूसरे पार्टनर्स ने भी दिया है। लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। जैसे कुछ लोगों के सवाल थे, तो उसके बड़े डिटेल में हम लोगों ने जवाब दिया है। या सारे अनाउंसमेंट भी यहाँ आएंगे। या जिस तरह के, जैसे अपना इवेंट, ये जो Q&A सेशन होता है ना, अगले वीक से अब 2 बार होगा। एक बार ट्यूसडे शाम को, और एक बार फ्राइडे शाम को, आज का ही सेम टाइम के ऊपर। अब तक ऐसा होता था कि वी वर डूइंग इट वंस इन ए वीक, फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल डू ट्वाइस ए वीक। तो एक तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस लिख सकते हैं आपके, और ये मत चिंता करिए कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है या बुरा है। आपको जैसा ठीक लगता है वैसा लिख दो। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं ना, दैट इज जो एडमिन वाला पेज है, उसमें खास एक टूल है जिसको बोलते हैं स्टूडियो। और जहाँ से आप पूरा CRM में कौन से फील्ड्स है, वो कैसे बिहेव करेंगे, कितने प्रकार के फील्ड्स हो सकते हैं, वो कैसे दिखेंगे, रिपोर्ट में कैसे आएंगे, या इंपोर्ट होंगे कि नहीं होंगे, मास अपडेट होंगे कि नहीं होंगे, दूसरे मॉड्यूल का फील्ड का डेटा यहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, या वो लेआउट पूरा कैसा होगा, ये सब चीज समझने वाले हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि इफ यू लुक एट संगम CRM, वी हैव ट्राइड टू डिजाइन इट इन लो कोड नो कोड फैशन। मतलब आप पूरा CRM चेंज कर सकते हैं, और एक लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अभी आप स्टूडियो जो देखेंगे ना, तो हमारे टीम में से जो ये CRM प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं, वो लोग आपको पूरा बताएंगे। उसके पहले कुछ मैं जनरल बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि वो वाली गलतियां बहुत से लोग कर डालते हैं। पराग भाई केम छो? पराग सेठ, वेरी गुड। फाइन, थैंक यू। मुकेश भाई है, प्रणव भाई है, ये जाहिर इस्लाम। सर, आपका नाम मैंने सही बोला? जाहिर उल ऐसा? Yeah, चिराग पट। Jahir Islam from Nepal Compro Computers. अच्छा, कॉम्प्रो से हैं आप? है परमानंद भाई के यहाँ से? Yeah, he also joined, I think, अच्छा, वेरी गुड। परमानंद भाई and दिख नहीं our रहे। another colleague also joined in the meeting. ओह, वेरी गुड। नाइस टू सी यू। देन वी हैव, अच्छा, धारा राजपरा भी है, धरा राजपरा है। ओके। मुकेश सिंघानिया है। सो लॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग। केतन भाई आ गए फाइनली, अपना स्क्रीन ऑन करके। अच्छा, ये जब भी आप स्टूडियो का यूज करेंगे ना, तो कुछ चीजें हैं, पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर कर लूं। आप उसको प्रैक्टिकली देखें ना उसके पहले। और उसमें का एक सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो डिफॉल्ट CRM आपको दिया जा रहा है, और उसमें जो लेआउट है, ये हमने ऐसा सोच के बनाया है कि 85-90% लोगों को एज इट इज फिट होगा। ठीक है। और इतना समझो कि कैसा लेआउट होना चाहिए, या क्या क्या मॉड्यूल और क्या क्या फील्ड होना चाहिए, ये हमने 14 साल के अनुभव से डिसाइड किया है। तो एकदम जरूरत ना हो ना, तब तक उसको चेंज मत करना। मतलब खाली ऐसे ही आपको ट्राई करना है, तो दूसरा एक इंस्टेंस बनाइए, उसमें ट्राई करिए। आपका जो CRM है ना, जिसमें आपका टीम यूज करता है, आप डेटा डाल रहे हो, उसको मत छेड़ना, नहीं तो गंदा हो जाएगा।
ठीक है। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रॉपरली प्लान करना है, ऐसी धड़ाधड़ धड़ाधड़ फील्ड मत बना देना। सी जब भी कोई पावरफुल टूल होता है ना, तो जैसे वो स्पाइडरमैन के movie में था ना, वैसा है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसा हमारे इधर होता रहता है, लाइट जाती है ना तो ऐसा अंधेरा हो जाता है। आप घबराना नहीं, मैं इधर ही हूँ। आवाज आ रहा ना मेरा बराबर? Yes, sir. Yes. बहुत बार कैसा होता है, हम लोग फील्ड के बारे में सोचते हैं तो वी जस्ट क्रिएट द फील्ड, और हम सोचते हैं कि हाँ डेटा कैप्चर हो जाएगा, लेकिन खाली डेटा कैप्चर करने तक नहीं सोचना रहता है, 3 चीज के बारे में सोचना चाहिए। और अभी जो हम बात करें ना, ये बहुत ज्यादा डिटेल में बात। एक तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इनपुट कैसे आएगा, जिसके लिए आपने फील्ड बनाया है, और इनपुट का प्रकार, मतलब क्या टाइप का डेटा होना चाहिए वो। उसके बाद है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये सोचना है कि वो जो इनपुट आएगा ना, उसका स्टेटस आप कैसे जानेंगे। ठीक है, ये जब ये आप बनाएंगे तो आपको ख्याल आएगा कि क्या है। और फाइनली ये भी देखना चाहिए कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उससे क्या एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करके आपको क्या जानने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, शांति से प्लान करना और फिर बनाना, ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ बना दिया। और एक एकदम मतलब आपको आश्चर्य लगे ऐसी बात बोलता हूँ, कि अगर कभी ऐसा हो ना कि आपने स्टूडियो में चेंजेस किया और पहली बार में आपका सब सेट हो गया परफेक्ट एकदम, आपके दिमाग में था ऐसा, तो मान लेना कि आपने कुछ गलत किया है। ठीक है, पहली बार में आपका लेआउट सेट हो जाए ये गड़बड़ है, क्योंकि लेआउट हमेशा एक्सपेरिमेंटेशन से ही सेट होता है। कोई डेवलपर बनाता ना तो भी वो एक्सपेरिमेंटेशन से ही सेट करता है, राइट। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो वो छोटा सा स्कोप है ना, वो करके देखना चाहिए। फिर ये जो अलग अलग प्रकार के फील्ड्स है, तो उसमें से ऐसा है 2-3 ही फील्ड के प्रकार ऐसे हैं जो बहुत रेगुलर यूज होते हैं, बाकी के तो एक्सेप्शंस जैसे हैं। तो जस्ट बिकॉज इट एग्जिस्ट उसको यूज करने का लोभ में मत पड़ना, बाकी आप तकलीफ में हो जाओगे। अच्छा, एक है ना बहुत बड़ा पीड़ा है, बहुत लोग वो गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सब चीज को कंपलसरी बना देते हैं। कंपलसरी बनाने का उनका आइडिया क्या रहता है कि एकदम परफेक्ट डेटा आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, कंपलसरी बनाने से परफेक्ट डेटा नहीं आता। इसके ऊपर पूरे वीडियो भी अपने, और आज के सेशन में हमारी टीम इस पे एक्सप्लेन भी करेंगी। और एक चीज है जो डिटेल में हम लोग आज समझेंगे, कि फील्ड होना और बनाना एक बात है, और फील्ड का दिखना अलग बात है। तो फील्ड का विजिबिलिटी सेट करना पड़ता है, एंड देयर आर 6 लोकेशंस वेयर दिस फील्ड नीड टू बी डिस्प्लेड ऑन वेब एंड मोबाइल। तो ये भी आप समझेंगे, तो ये ध्यान में रखना कि आपने फील्ड बना दिया लेकिन उसका विजिबिलिटी नहीं सेट किया तो दिखेगा नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। और एक है ना, अभी मैं आपको गंदा काम बोलता हूँ, गंदा इसलिए कि सबको लगता है कि यार ये कहाँ इतना मजरी करता है। तो जब भी आप किसी भी मॉड्यूल का नया सेट करते हो ना लेआउट, तो आपको लगे कि सेट हो गया, उसके बाद है ना 10 एंट्री मैन्युअली डाल के देखिए। 10, मेक 10 एंट्रीज मैन्युअली। या आप जब ये 10 एंट्री डालेंगे ना, तो आपको वो एंट्री करने वाले को क्या दुख होने वाला है ना, ये मालूम पड़ेगा। और ऐसा क्यों करना जरूरी है, बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि वो एडमिन लोग है ना धड़ाधड़ मस्त फैंसी फील्ड्स बना देते हैं, और उनके यूजर्स वो यूज ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उधर कर्सर ही नहीं जा रहा, उसने सेट ही नहीं किया प्रॉपर, या फिर उसने लेआउट ही गंदा सेट कर लिया है, या फील्ड का नाम ढंग से नहीं है। ठीक है, या जो नाम आता है ना उसके लिए उसने जगह कम छोड़ा है, या कुछ तो ऐसा टेक्निकल गलती हुआ है। तो एक बार आप खुद करके देखेंगे ना यूज, तो आपको ख्याल आएगा कि जो लेआउट आप बना रहे हैं वो काम का है कि नहीं। और इसमें जो मैंने पहले बोला ना कि पहली बार में सही नहीं हो जाएगा, तो ये तीनों चीज लाइन में है। पहली बार में सही नहीं हो जाएगा, पहली बार में आपने सेट किया, उसके बाद 10 एंट्री डाल के देखिए, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे, वो हिसाब से चेंज करिए। और ये सर्कल है ना चलता रहेगा कि यू चेंज, देन यू चेक, देन अगेन चेंज, देन अगेन चेक। और जब तक ये नहीं चलेगा तब तक नहीं गाड़ी बराबर चलेगा। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि आपने लेआउट सेट किया, फिर मॉड्यूल में सब फील्ड्स बना दिए, और आपकी टीम ने उसको यूज करना चालू किया। तो हर 15 दिन में, 1 महीने में ये चेक करने का रखना कि आपने जितने फील्ड्स बनाया ना उसमें से कितने फील्ड्स में लोग डेटा डाल रहे हैं और सही डाल रहे हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट मिले हैं जिन्होंने जबरदस्ती से बहुत सारी एक्स्ट्रा फील्ड बनवाई, और 3-3 साल तक उसमें किसी ने कोई एंटर नहीं डाला, कोई डेटा ही नहीं डाला। ठीक है, तो ऑल थिंग्स दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको रेगुलर चेक करते रहना है, ये बहुत जरूरी है। और जो मैंने सबसे पहले बोला ना, वो बात मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो भी लेआउट बनाया गया है ना, ये ना 14 साल में सीख के बहुत बार गलतियां कर करके बनाया गया है, राइट। रोज सुबह ऐसा होता है कि 8,500 लोग संगम सीआरएम में लॉग इन करते हैं,
450 से ज्यादा कंपनी इसको यूज करती है और ये अलग अलग 28 प्रकार की इंडस्ट्रीज से है। तो इन सब के लिए जो बराबर चला वो आपके लिए भी चले गई, तो ये विश्वास रख सकते हैं। एंड विद दैट आई विल हैंड ओवर। अच्छा, मीनवाइल आपके जो क्वेश्चंस हैं ना, आप चैट में डालना, हम लोग उसको बारी बारी लेंगे। बीच में चाहिए तो इंटरप्ट करके बोलने का जरूरत नहीं है, आप जो सवाल पूछने वाले हैं वो कवर हो जाएगा, चिंता मत करिए। ये हम पहली बार एडमिन ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे कर चुके हैं। ठीक है, सो ओवर टू आशा। आशा मैडम जो है वो आगे का आपको प्रेजेंटेशन देंगे। Okay. Thank you, Nivedita. Good evening, all. My name is Arsha Naik. मुझे पता है मैं CRM हैंडल करती हूँ most of the projects. सर मेरा क्वेश्चन था रिलेटेड टू इंपोर्ट से रिलेटेड है। मैंने टैली से डेटा सारा इंपोर्ट हो गया, सारा फाइल्स भी, सारा लेजर आ गया, एड्रेस वगैरह सब कुछ आ गया और साथ में प्रोडक्ट मास्टर भी आ गए। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, जब मैं उसको कोई भी कोटेशन बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, तो वहां पर लेजर का नाम दिखाता है लेकिन एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर नहीं दिखाता है। ये मैंने फोरम पे भी पूछा था, ग्रुप में पूछा था, देन अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया उसका। संदीप भाई, आपका टैली कहाँ पे होस्टेड है? टैली मेरा लोकल मशीन पे है। हाँ, तो एक तो वो प्रॉब्लम है। नहीं वो लेकिन सिंक्रोनाइज प्रॉपर हो गया, उसको लाइव आईपी दे करके हमने उसको टैली से कनेक्ट किया, वो प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया, सारे लेजर्स इंपोर्ट भी हो गए, सारे प्रोडक्ट मास्टर भी इंपोर्ट हो गए। द ओनली थिंग इज उसके जो एड्रेस फील्ड है एंड कॉन्टेक्ट नंबर और नेम फील्ड, फोन नंबर है, ये फील्ड। हाँ ठीक है, अभी हम लोग ये स्टूडियो वाला देख लेंगे ना, उसके बाद मैं इसका आंसर दे दूंगा आपको। श्योर श्योर ना, श्योर है ना? ओके। So आज का एजेंडा हम लोग मोस्टली स्टूडियो लेवल्स में काम करते हैं। ओके, सो रिसेंटली हम लोगों ने वो एडमिन पैनल का ट्रेनिंग दिया था, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स हो गया या जो हेड सीनियर लेवल के हैं उनने स्टूडियो लेवल में काम किया है। ठीक है, सो हम लोग, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। लेट्स चेक द एजेंडा। ओके, सो आज का जो एजेंडा है, हम लोग स्टूडियो लेवल के बारे में, मतलब ओवरऑल स्टूडियो क्या परफॉर्म करता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग उसमें फील्ड लेवल कर सकते हैं, लेआउट्स चेंज कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें देख सकते हैं। कैसे हम लोग ड्रॉप डाउन वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एजेंडा है। सो एजेंडा में मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऐसा है कि हाउ टू सेट स्टूडियो लेआउट्स। ठीक है, तो वो ऐसा हो जाता है, कुछ कुछ फील्ड्स हम लोग कई कई जगह पे रखते हैं। जैसे हम लोगों को कुछ डिफरेंशिएट करना है, जैसे हम लोगों को एडिट व्यू में चाहिए रहता है या डिटेल व्यू में लगता है, तो मतलब हम लोग क्रिएट तो कर लेते हैं लेकिन हम लोग प्रॉपरली वो लेआउट सेट नहीं करते। ठीक है, और दूसरा ऐसा है कि हम लोग फील्ड्स तो बना लेते हैं लेकिन हमें एक्चुअली वो उसका पर्पस नहीं समझता कि हम लोग किस बेसिस में वो फील्ड्स बनाते हैं, वो एक्चुअली रिक्वायर्ड है वो चीज़ें जो फील्ड हम लोग जस्ट क्रिएट कर रहे हैं, या जस्ट हमें ऐसा है कि हम लोगों को, हाँ ये हमारे टीम मेंबर्स को लगेगा तो इसलिए हम लोग फील्ड बना रहे हैं। बट वो कितना यूजफुल है और उससे क्या क्या चीजें हम लोग एनालाइज करते हैं, तो फिर वो चीजों में हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, एंड जब हम लोग फील्ड लेआउट करते हैं तो उसमें डेटा टाइप करके एक आता है जो चीजें उस पे मैं हम लोग आगे मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीजें डेटा टाइप। ठीक है, सो मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। ओके, लेट्स से ये हमारा CRM है। ओके, अभी जनरली हम लोगों को कुछ स्टूडियो लेवल चेंजेस करना है तो हम लोग एडमिन राइट्स दे दिया जाता है हम लोग को। ठीक है, जो एक्चुअली मैनेज करते हैं, जिनको ये जो स्टूडियो लेवल के चेंजेस करना है तो वो उनको एडमिन राइट्स दिया जाता है। तो अभी ये एडमिन राइट्स का कैसे कहाँ शो करता है, तो हम लोग ये जो जो हमारे यूज़र हैं, जैसे ये अभी मेरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो उसमें मैंने क्लिक किया एंड यहाँ मैं एडमिन पे क्लिक करूँगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ मैं एडमिन में गई। ये यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, तो वो कुछ कुछ चीज़ें डेवलपर साइड के लिए, कुछ चीज़ें जो हम लोग एक्चुअली यूज़ नहीं कर रहे। सो एट प्रेजेंट कुछ हम लोग इन फ्यूचर में वो इम्प्लीमेंट करने वाले, तो फिर इन शॉर्ट मैं आपको फिर आगे बताऊंगी जैसे जैसे अपडेट होगा। ठीक है, तो हमें जो ड्रॉप डाउन्स एंड लेआउट्स जो जो चीज़ें चेंजेस करना ना, दैट कम्स अंडर स्टूडियो लेवल। जो डेवलपर स्पेस है उस पर मैं स्टूडियो में क्लिक करूँगी। तो
तो जैसे मैं स्टूडियो में क्लिक करती हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ये मॉड्यूल्स दिखता है। अभी कोई कोई किसी किसी की रिक्वेस्ट ऐसा है कि हम लोगों को अकाउंट एज अ कंपनीज करना है, किसी को कॉन्टैक्ट एज अ पर्सन्स करना है, तो ये लेबल चेंज यहाँ होता है। ठीक है, तो लेट्स से अगर अभी मुझे लीड में कुछ ड्रॉप डाउन बनाना है या कुछ फील्ड बनाना है तो मैं कैसे जाऊंगी? तो अभी मुझे स्पेसिफिक ये लीड में जाना है। ठीक है, तो फिर मैंने इस पे क्लिक किया। तो जैसे मैं लीड के मॉड्यूल में क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ ऐसे एक लेआउट दिखेगा। अभी यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है कि एडिट, डिटेल, लिस्ट व्यू, मोबाइल, इतने सारे टैब्स दिख रहे हैं। ओके, सो हमें अभी ऐसा है कि क्रिएट फॉर्म में मुझे चाहिए, जैसे एक लीड का फॉर्म क्रिएट होता है ना, तो उसमें मुझे एक फील्ड क्रिएशन चाहिए। ठीक है, तो ये सब बाकी बाय डिफॉल्ट तो आता ही है। तो अपार्ट फ्रॉम व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, हमारे जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मुझे कुछ फील्ड बनाना है, तो व्हाट आई विल डू, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड या फील्ड्स लिखा है, सो आई विल जस्ट क्लिक द प्लस आइकन। तो जैसे मैं प्लस आइकन में क्लिक करूंगी, सिलेक्ट फील्ड का एक ऑप्शन आता है, तो आई विल क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, तो जैसे मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करूंगी, सो दिस आर द डेटा टाइप्स। तो लेट्स से अभी मुझे कुछ बेसिक कुछ टेक्स्ट फील्ड के लिए बनाना है तो मैं यहाँ टेक्स्ट करूंगी। अगर मुझे कुछ अमाउंट रिलेटेड कुछ फील्ड बनाना है तो मैं यहाँ करेंसी सिलेक्ट करूंगी। मुझे कुछ परसेंटेज रिगार्डिंग कुछ फील्ड बनाना है तो यहाँ मैं परसेंटेज करूंगी। तो ये डेटा टाइप रहता है, कुछ न्यूमेरिक रहेगा तो मैं इंटीजर करूंगी। ओके, मुझे अगर कुछ चेक बॉक्स का डेटा बनाना है तो फिर मैं यहाँ डायरेक्टली चेक बॉक्स करूंगी। करेक्ट, नाउ लेट्स से कि मुझे अगर कुछ टेक्स्ट बनाना है तो मैंने यहाँ टेक्स्ट किया, या लेट्स से जस्ट सेकेंड, मैं यहाँ ड्रॉप डाउन का लेती फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। जिनको अगर कुछ ऐसा है कि मुझे ड्रॉप डाउन्स की वैल्यू सेट करवाना है, तो ड्रॉप डाउन्स की वैल्यू सेट कराने के लिए जनरली हम लोग सिलेक्ट लेते हैं। मल्टी सिलेक्ट इज फॉर मल्टी सिलेक्शन ड्रॉप डाउन्स। ओके, अगर आपको 2 से 3 वैल्यू सिलेक्ट करना है तो तब। ठीक है, तो अभी मैंने सिलेक्ट लिया, लेट्स से या मुझे सिंपली कैटेगरी अपडेट करना है। मैंने ये ड्रॉप डाउन की वैल्यू के लिए सिलेक्ट लिया और मैंने यहाँ नेम डाल दिया कैटेगरी। ये बैक एंड का वैल्यू रहता है कैटेगरी, और ये डिस्प्ले लेवल फ्रंट एंड का रहता है। ओके, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ ऑप्शंस दिखेगा। अभी मुझे अगर कुछ ड्रॉप डाउन वैल्यू ऐड करना है तो मैं ये प्लस आइकन में करूँगी क्लिक, या नेम आएगा। ठीक है, ये की एंड वैल्यू रहता है, तो ये बैक एंड का वैल्यू रहता है और ये फ्रंट एंड का रहता है। हेलो, हाँ, सॉरी। तो ये बैकएंड का वैल्यू रहता है, ये फ्रंट एंड का रहता है। ओके, अभी मुझे कुछ ड्रॉप डाउन वैल्यूज ऐड करवाना है, तो लेट्स से अभी मुझे इधर कैटेगरी है, तो मुझे अगर कुछ अपडेट करना है, जैसे मुझे उस ड्रॉप डाउन में सीआरएम लेना है, तो जैसे मैं सीआरएम टाइप करूंगी, यहाँ लेफ्ट साइड में मैं की में अपडेट कर दिया बैकएंड में वैल्यू, और मैं जस्ट टैप करूंगी। ओके, अगर मुझे वापस एक ऐड करना है तो आई विल अपडेट द अनदर वैल्यू। ठीक है, सो इतना मैंने कर दिया। मैं इसमें सॉर्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी कर सकती हूँ, एंड आई विल सेव इट। ओके, तो जैसे मैं सेव करूंगी तो वो यहाँ ऑप्शंस में ये कैटेगरी आया है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड मुझे उसके वैल्यूज दिखेंगे कि मैंने क्या क्या ड्रॉप डाउन्स ऐड किए हैं। ठीक है, अगर आपको फिर से कुछ और चेंजेस करना है, फिर से कुछ ऐड करना है, तो यू कैन क्लिक ऑन द पेंसिल आइकन। फिर जाते हैं थोड़ा नीचे। सो इफ अगर सपोज मुझे कुछ फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो आई विल क्लिक ऑन दिस रिक्वायर्ड। जैसे कुछ कंपलसरी करना है, मैंडेटरी करना है कि ये फील्ड मुझे मैंडेटरी करना है कंपलसरी, और विदाउट दिस फील्ड ये लीड सेव नहीं होना चाहिए, तो फिर आई विल मार्क एस रिक्वायर्ड। ओके, मास अपडेट कि ये मुझे जनरली अगर इन फ्यूचर में मुझे कुछ मास अपडेट करना है बल्क में, कि प्रोडक्ट कैटेगरी कुछ पहले कुछ सीआरएम था एंड देन मुझे सिनेप्स में उसको अपडेट करना है बल्क में, तो फिर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी मास अपडेट का।
रिपोर्टेबल का ये मतलब है कि ये जो फील्ड है ना मुझे रिपोर्ट के मॉड्यूल में आना चाहिए। दिस आर द प्रॉपर्टीज। ओके, तो मोस्टली जो एक्चुअली यूज होता है वो जनरली या सिलेक्टेड रहता है बाय डिफॉल्ट में। ठीक है, दिस आर द इनलाइन एडिट फीचर्स। ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो हम लोगों को डेवलप करना है, मतलब एट इनिशियल लेवल में हम लोगों को सिर्फ बेसिक चीज़ें ही है जो रिक्वायर्ड रखता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने रखा है। तो जैसे जैसे इस पे अगर हम लोग डेवलप करेंगे हम लोग उस पे अपडेट करेंगे। ओके, दिस कम्स दी सर्चेबल, कि सर्च ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी है वो ग्लोबल सर्च में सर्च होगा या नहीं होगा। ओके, देन कम्स द इम्पोर्टेबल। अभी इम्पोर्टेबल मतलब जब हम लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं लीड के मॉड्यूल में, तो ये पर्टिकुलर फील्ड इंपोर्ट, अभी इसमें अगर हम लोग क्लिक करेंगे इसमें यस नो एंड रिक्वायर्ड, तो अगर हम लोग ने रिक्वायर्ड सिलेक्ट किया तो दैट मीन्स ये अनटिल एंड अनलेस ये जो शीट हम लोग इंपोर्ट करेंगे उसमें ये प्रोडक्ट कैटेगरी होना चाहिए तो ही ये इंपोर्ट करेगा। अगर यस सिलेक्ट किया तो ये मतलब डिपेंड करता है, अगर इनकेस अगर हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी की वैल्यू है या नहीं है तो भी वो इट्स ओके। ओके, वैल्यू इंपोर्टिंग, एंड नो मतलब ये प्रोडक्ट कैटेगरी इंपोर्ट नहीं कराएगा। ओके, दिस कम्स फॉर द इम्पोर्टेड। रीड ओनली मोड मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों को फील्ड अभी जैसे कि मुझे अभी जो मेन यूजर है, ओके लेट्स से द सेल्स टीम लीडर, ही वांट्स टू व्यू द फील्ड ओनली, एंड जो अदर टीम मेंबर्स है उनके नीचे जो जो टीम मेंबर्स है उनको ये रीड ओनली मोड मतलब ये फील्ड में कुछ एडिट या कुछ नहीं करना है तो दे विल सिलेक्ट, उनको ना रीड ओनली मोड में दिखेगा बट वो एडिटेबल कुछ नहीं करेगा, देन एट दैट केस हम लोग ये रीड ओनली मोड करेंगे। ओके, दिस आर द इम्पोर्टेबल चेक डुप्लीकेट। ओके, तो ये डुप्लीकेट चेक करता है, ये इंपोर्ट के टाइम में होता है ये डुप्लीकेट चेक। ठीक है, let's say now I'm done, I'll again save it। हाँ, ओके, एक चैट पे ये ऐसा था कि उनको मास अपडेट वापस बताना है, राइट? तो मैं वापस इस पे कर जाती हूँ, जो मैंने फील्ड बनाया है राइट, उसको मैं एडिट प्रॉपर्टी करती हूँ। हाँ, यहाँ जो मास अपडेट ये ऑप्शन होता है ना कि हम लोग तब ये ड्रॉप डाउन वैल्यूज के लिए काम करता है कि अगर हम लोगों को लेट्स से कि ये प्रोडक्ट कैटेगरी बल्क में कुछ इन फ्यूचर हम लोगों को वैल्यूज मास अपडेट करना है। ठीक है, मास अपडेट का मैं वापस रिपीट करती हूँ। मास अपडेट का ये है कि मतलब अगर हम लोगों को कुछ बल्क में मास अपडेट करना है कि जैसे हमारे पास 5 से 10 रिकॉर्ड है तो हम लोग मैन्युअली एक एक रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो अगर हम लोगों को ऐसा है कि वो 10 से 15 रिकॉर्ड सेम कैटेगरी में मुझे अपडेट करना है तो देन आई विल यूज दिस फंक्शन एज मास अपडेट। ठीक है, क्लियर? और फिर आता है रीड ओनली। मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ मास अपडेट का। ओके, तो रीड ओनली का ये होता है कि अगर लेट्स से कि जो टीम लीडर है, ठीक है, उनको ऐसा है उनने एक फील्ड ये फील्ड क्रिएट किया है, उनको एडिटेबल का राइट से वो ही सिर्फ एडिट कर सकते हैं, सब चीज़ें उनको अपडेट करना रहता है। बट हो सकता है कि उनको उनके जो टीम मेंबर्स है उनको ये फील्ड में कुछ भी चेंजेस नहीं करवाना है। फॉर द अदर यूजर्स उनको सिर्फ ये रीड ओनली मोड में दिखाना है, ना एडिटेबल हो ना कुछ हो, तो एट दैट टाइम मैं ये कैटेगरी को रीड ओनली मोड कर दूंगी। ठीक है, तो मतलब जो अदर यूजर्स है उनको वो विजिबल नहीं विजिबल होगा लेकिन उनको वो ना एडिट कर पाएंगे ना कुछ उस पर चेंजेस कर पाएंगे। दैट टाइम रीड ओनली मोड यूज होता है ये फील्ड्स में। ठीक है, तो लेट्स से मैं अभी सेव कर देती हूँ। अभी जैसे मैंने ये फील्ड क्रिएट किया, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होता है कि मैंने तो फील्ड क्रिएट कर दिया था ड्रॉप डाउन वैल्यू, बट मुझे वो विजिबल नहीं हो रहा। जब हम लोग फॉर्म में चेक करते हैं, लेट्स से अगर मैंने लीड के फॉर्म में
मैंने ओपन किया क्रिएट फॉर्म, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो क्रिएट किया था बट वो यहाँ विजिबल नहीं हुआ। अभी उसके बैकएंड में इसलिए नहीं हुआ, तो उसका रीज़न जानते हैं। वापस मैं स्टूडियो में गई, मैंने क्रिएट तो किया, मुझे याद दिख गया, ठीक है, बट मुझे लेआउट में रखना था, तो जिसके कारण तो ही वो विजिबल होगा। सो व्हाट आई विल डू, जो कैटेगरी है, जस्ट आई विल सिंपली पिक एंड आई विल ड्रॉप किया। लेट्स से मुझे स्टेटस के बाद में चाहिए, ओके। एडिट व्यू इज द क्रिएट फॉर्म, ठीक है। ये जो क्रिएट फॉर्म में जो जो चीजें दिखता है ना, वो एडिट व्यू में दिखाई देता है। इसमें जो जो चेंजेस आप करोगे वो ही क्रिएट फॉर्म में दिखेगा। उसके बाद आता है उसकी बाजू में डिटेल व्यू। ना मैंने एडिट व्यू में तो रख दिया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ही सब चीजें मैं डिटेल व्यू में भी दिखा दूं। तो फिर इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है ऑन द राइट हैंड साइड। देखो, जो चीजें आपको सेम डिटेल व्यू में भी लेके जाना है, मतलब सेम डिटेल्स, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसी चीजें हैं, डेजिग्नेशन अकाउंट नेम, जैसे यह दिख रहा है वही मुझे डिटेल व्यू में भी दिखना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग मैन्युअली, व्हाट आई विल डू, जो थ्री डॉट है ना, उसमें मैं क्लिक करूंगी एंड कॉपी टू डिटेल करूंगी, ठीक है। तो जैसे मैं कॉपी टू डिटेल करूंगी तो मुझे ऐसा दिखेगा। जो डिटेल व्यू में मैं गई तो मुझे एज इट इज जैसे एडिट व्यू में है वैसे ही मुझे डिटेल व्यू में दिखेगा, ठीक है। तो अभी लेकिन और एक चीज है, ये समरी कार्ड, अभी समरी कार्ड किसको बोलते हैं मैं बता देती हूँ, ठीक है। वंस आई डन, मैं लीड केस में गई, आई विल क्लिक ऑन द लिस्ट व्यू, ठीक है। ये लिस्ट व्यू बोलते हैं इसको, मैंने इसको क्लिक किया। समरी कार्ड ना इसको बोलते हैं, ये जो फ्रीज वाले जो फील्ड्स है ना, दैट यू कैनॉट चेंज। अगर हम मैं स्क्रॉल करूंगी तो नीचे के जो फील्ड्स है ना उतने ही स्क्रॉल होते हैं, लेकिन ऊपर वाली चीजें चेंज नहीं होगी, ओके। दिस इज कॉल्ड समरी। तो मैं अनटिल एंड अनलेस मैं डिटेल व्यू में वो समरी नहीं रखूंगी, ये चीजें यहाँ शो नहीं करेगा, आपको एरर पॉपअप देगा। तो लेट्स से अगर मैंने इसमें यहाँ रख दिया, मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम रख दिया, बिकॉज आई हैव सेट कॉपी टू, मतलब लिस्ट एडिट व्यू के जैसा है, मैंने वो डिटेल व्यू में भी रख दिया, ओके। तो मैं डेजिग्नेशन करूंगी, लेट्स से मैंने अकाउंट भी सिलेक्ट किया, मेरा एडिट व्यू में कैटेगरी आया। अभी मुझे ऐसा है कि ये जो डिटेल व्यू है मुझे उसमें भी सेम वो कैटेगरी दिखाना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सर्च, ठीक है, कैटेगरी आ गया, मुझे वो सेम लिस्ट व्यू में भी दिखाना है। तो यहाँ है मेरा कैटेगरी, सो आई विल सिंपली पुट ओवर हियर, ओके। सो एडिट डिटेल एंड लिस्ट व्यू, ये तीन चीजें क्लियर हो गई। एडिट मतलब क्रिएट फॉर्म आता है, डिटेल मतलब जो ये मैंने चीजें बताया ना ये डिटेल, और लिस्ट व्यू मतलब जहाँ से मैं अभी डिटेल व्यू ओपन किया, मतलब मैंने ये जो लिस्ट व्यू है ये, इसको बोलते हैं लिस्ट व्यू, ओके। ठीक है, लिस्ट व्यू में भी मैंने रख दिया। दिस कम्स द मोबाइल लेआउट, ठीक है। अभी ये तो मैंने वेब का काम कर दिया, अभी मुझे ऐसा है कि यही सेम चीजें मुझे मोबाइल में भी दिखना चाहिए। अभी मोस्टली ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ जितने भी हम लोगों को जो क्वेरीज आते हैं वो ऐसा है कि मैंने तो यह क्रिएट कर दिया था बट वो मोबाइल में शो नहीं हो रहा है। तो ये आता है मोबाइल लेआउट, तो यहाँ से आपको मोबाइल में भी ऐड करना पड़ेगा। सो मैंने सिंपली सिलेक्ट किया और ड्रॉप कर दिया,
एडिट एंड डिटेल। ओके, अब मैंने उसको सेव किया। सेविंग हो रहा है क्योंकि मैंने एडिट डिटेल व्यू सब में वो स्पेसिफिक फील्ड रखा था, सेव किया, तो स्टूडियो लेवल का मेरा लेआउट सक्सेसफुली हो गया। ओके, नाउ आई विल चेक इन द लिस्ट व्यू। तो मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगी एक बार। ठीक है, अभी लेट्स से मुझे क्रिएट के फॉर्म में देखना है कि वो आया है या नहीं आया। तो यहाँ मुझे वो फॉर्म दिखेगा फिर। क्लियर, मेरे ड्रॉप डाउन्स यहाँ दिख गए। तो अगर मैं अभी डिटेल व्यू में भी चेक करूँ, सपोज दिस इज माय लिस्ट व्यू, यहाँ मेरे वो कैटेगरी दिख गए लिस्ट व्यू। ओके, ना मुझे डिटेल व्यू में भी दिखना है, तो मैंने वापस इसको क्लिक किया और यहाँ पे भी मेरा दिख गया। सो जनरली दिस हाउ डू दिस वे इट वर्क्स। तो जनरली ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग फील्ड्स क्रिएट कर देते हैं बट हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वी फॉरगॉट टू अपडेट इन द लेआउट। हम लोग वो एडिट डिटेल और लिस्ट व्यू में ना वो फील्ड रखना रह जाता है, जिसके कारण हम लोगों को वो व्यू में दिखता नहीं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव कि अभी हम लोगों को द अदर जनरली क्वेश्चंस ऐसे आता है कि हम लोगों को सीक्वेंस चेंज कैसे करना रहता है। ठीक है, अभी ऐसा है यहाँ, दिस इज द फर्स्ट नेम लास्ट नेम। लेट्स से कि मुझे अभी ये डेजिग्नेशन यहाँ नहीं चाहिए, मुझे नीचे चाहिए। ओके, तो मैं आई सिंपली pick this and I will keep in the second section. Okay, और मुझे ऐसा है फोन नंबर के बाजू में ही ईमेल चाहिए, सो मैं वापस ईमेल लूंगी और मैं ड्रॉप कर दूंगी। करेक्ट, एंड देन अगेन मुझे ऐसा है कि ये स्टेटस मुझे ऊपर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, सो मैंने सिंपली पिक किया और ड्रॉप कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज माई एडिट व्यू। तो मैंने यहाँ ऐसे सेट किया और मैंने अभी सेव किया द सीक्वेंस हाउ आई वांट। मीनवाइल हम लोग मास अपडेट का देख लेते हैं कि कैसे वो दिखता है। अभी मैंने लीड के लिस्ट व्यू में क्लिक किया। ओके, ओके, दिस इज सेव्ड। मतलब मैंने सीक्वेंस चेंज कर लिया। सो अभी लेट्स टेक कि वो कैसे दिखता है। तो मैंने लीड के फॉर्म क्रिएट किया। कैन यू सी जो मुझे चेंजेस था, जैसे फोन के बाजू में मुझे ईमेल चाहिए था, डेजिग्नेशन मुझे नीचे चाहिए था एंड मुझे स्टेटस ऊपर चाहिए था। सो दिस इज द रीजन इट गेट रिफ्लेक्ट। तो ये सिर्फ मैंने एडिट व्यू में किया। ओके, मुझे डिटेल व्यू में भी कुछ चेंजेस करना है तो यू कैन सेट एज पर द फील्ड्स। आप यहाँ से भी कुछ चेंजेस करके सेव कर सकते हो। ओके, देन आते हैं हम लोग पास अपडेट में जाते हैं। सो आई विल क्लिक ऑन माय लेट्स। अभी मास अपडेट कैसे करते हैं? अगर लेट्स से अभी मुझे बल्क में कुछ चीजें कुछ स्टेटस या कुछ फॉलो अपडेट या कुछ किसी को अगर असाइन टू करना है, किसी को मतलब 10 से 20 रिकॉर्ड्स है और मुझे ना वो 20 रिकॉर्ड्स ना एक पर्टिकुलर यूजर्स को असाइन करना है, तो तब मास अपडेट यूज होता है। ठीक है, पर्टिकुलर वो फील्ड पे। अभी जैसे मैंने मास अपडेट परफॉर्म कैसे करता है, आई विल क्लिक ऑन दिस। ठीक है, जितने भी हैं फील्ड्स मैं उसको क्लिक करूंगी बॉक्स में एंड आई विल क्लिक ऑन दिस पेंसिल आइकन। मास अपडेट में मैं गई, आई विल सिलेक्ट क्लिक ऑन द सिलेक्ट फील्ड। तो यहाँ मुझे शो किया वो
तो मुझे जिस फील्ड्स में, जिस प्रॉपर्टी में मैं टिक करूंगी, जैसे मैंने कैटेगरी का एक फील्ड बनाया था, उसमें मैंने मास अपडेट का ऑप्शन टिक किया था, जिसके कारण मुझे यहाँ शो किया। अगर मैंने वो मास अपडेट के चेकबॉक्स में टिक नहीं किया होता तो मुझे ये ड्रॉप डाउन में शो नहीं करेगा। ओके, तो फिर मैं क्लियरली उसको अपडेट कर सकती हूँ। जैसे मैंने कैटेगरी सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन मिलेगा। सो आई विल सिलेक्ट आइदर दिस और दिस एंड आई विल डू द अपडेशन पार्ट। क्लियर? Yeah. I would like Ishani to take this ahead. Thank you, Asha, for the detail on the studio level. So, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ना इंसाइट ये देना चाहती हूँ कि जब आप स्टूडियो यूज करोगे तो क्या क्या चीजों का अपने को ध्यान रखना है। Okay, so I'm sharing my screen and just give you a little bit overview again on the things which we already explained. Just I want to summarize the things. Okay, so आपको सीधा स्टूडियो में जाना है। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो स्टूडियो के लिए, और स्टूडियो ऐसी जगह है जहाँ से आप मॉड्यूल्स, फील्ड्स, लेआउट सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडियो में आप यहाँ से देखोगे तो आप ये जो मॉड्यूल्स है उसको रीनेम कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू क्लिक, डबल क्लिक एंड रीनेम द मॉड्यूल। अगर आपको अकाउंट में अभी कंपनी है, शायद आपको उसको ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो आप यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल से वो करोगे। आप जैसे यहाँ पे चेंज करोगे वो रिफ्लेक्ट होना चालू होगा मेनू के अंदर यहाँ पे। ओके, सो ये मॉड्यूल रीनेम वाला पार्ट हुआ। अभी वहां पे अपने पास चैट में एक क्वेरी आया था कि अगर मुझे कोई मॉड्यूल जो है उसको मोबाइल ऐप में इनेबल करना है, तो आपको यहाँ पे दो और कॉलम्स दिख रहे हैं, एक है वेब का और एक मोबाइल का। तो अगर आपको किसी भी मॉड्यूल को मोबाइल या वेब के लिए स्पेसिफिक इनेबल डिसेबल करना है, यू जस्ट नीड टू टिक अनटिक दिस चेक बॉक्स। ओके, अगर आप इसको टिक मार्क रखोगे तो ये वेब में दिखेगा, अगर ये टिक मार्क होगा तो मोबाइल में दिखेगा। अगर आपको सिर्फ वेब में ही यूज करना है तो यू कैन कीप इट अनटिक फॉर द मोबाइल। तो ये मॉड्यूल इनेबल डिसेबल होगा। सेम वे अगर किसी मॉड्यूल के रिकॉर्ड असाइनमेंट के ऊपर आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है या ऑफ करना है, तो वो आप या नोटिफिकेशन से कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही इसको ऑन करोगे आपको उस मॉड्यूल के लिए असाइनमेंट के नोटिफिकेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, जस्ट द सेम वे आप यहाँ से ग्लोबल सर्च भी इनेबल कर सकते हो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए। अभी जब भी आप ग्लोबल सर्च इनेबल करोगे तो मेक श्योर कि आप वो मॉड्यूल को वाइजली सिलेक्ट करें, बिकॉज व्हेनेवर यू आर इनेबल एनी मॉड्यूल फॉर द ग्लोबल सर्च, वो पूरे उस मॉड्यूल के सारे डेटा में से कवरिंग द अदर मॉड्यूल्स वो डेटा सर्च करके लेके आएगा। सो मेक श्योर आप ग्लोबल सर्च में वही मॉड्यूल इनेबल करें जो एक्चुअली रैंडमली या फिर फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं सर्चिंग क्राइटेरिया के लिए। ओके, सो दिस इज द ग्लोबल सर्च। यहाँ पे फिर इनेबल फीचर्स है, हमारे पास और भी बहुत सारे फीचर्स है जो अपकमिंग सेशंस में हम लोग आपको बताएंगे। तो आप यहाँ से अलग अलग फीचर्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हो फॉर द पर्टिकुलर दैट मॉड्यूल। फिर ये लेबल्स है, तो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल के जो भी लेबल्स है आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो ये मॉड्यूल के अंदर जितने भी लेबल्स अवेलेबल होंगे ना, वो सारे लेबल्स का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। देन यू कैन चेंज द लेबल एंड जस्ट सेव इट लाइक दिस। जो भी फॉर्म्स के ऊपर लेबल्स है तो वो सारे लेबल्स को एक साथ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो विदाउट गोइंग इनसाइड द मॉड्यूल। तो ये एक वो हो गया, आप यहाँ से मॉड्यूल भी चेंज कर सकते हो, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लेबल चेंज का ऑप्शन। उसके अलावा वहां पे दूसरे ऑप्शंस है, जैसे कि रिलेशनशिप है। तो आप अगर किसी और मॉड्यूल से कस्टम रिलेशनशिप में जाना चाहोगे तो आप यहाँ से नया क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिटेल में लेंगे क्योंकि ये कहीं और जगह पे भी कनेक्टेड होता है। ओके, सो दीज आर द मॉड्यूल लेवल चेंजेस व्हिच यू कैन डू फ्रॉम हियर। अभी हम थोड़ा सा मॉड्यूल के इनसाइड जाते हैं। जैसे कि लीड मॉड्यूल में मुझे कुछ भी करना है तो आपको मॉड्यूल के अंदर जाके करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखेगी जो हमने बना के रखी है, बट ड्यू टू द रेफरेंस और द जो कस्टमर्स अभी यूज करे उस हिसाब से हमने सिलेक्टेड कॉलम्स को ही डिस्प्ले में रखा है ताकि फॉर्म के ऊपर मिनिमम फील्ड्स हो और टीम उसको इजीली यूज कर पाए। ठीक है, तो एडिट व्यू जैसे बोला था कि ये क्रिएट वाला व्यू होगा। रिकॉर्ड सेव होने के बाद जो दिख रहा है वो आपका डिटेल व्यू होगा, जहां पे आपका पूरा रिकॉर्ड्स का लिस्ट दिखेगा जितने भी क्रिएटेड है आइदर बाय योर टीम और यू। वो सारी चीजें आपको लिस्ट व्यू पे दिखेगी। लिस्ट व्यू में आपको यहाँ पे दो सेक्शंस दिख रहे होंगे, एक है आपका डिस्प्ले का, मतलब बाय डिफॉल्ट इतने फील्ड आपको दिखेंगे। अवेलेबल फील्ड्स वो फील्ड्स है जिसको आप बाद में अगर रन टाइम आपको कोई फील्ड को टेम्पररी विजिबिलिटी के लिए देखना है तो आप यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है,
देन वी हैव अ मोबाइल लेआउट. अगेन मोबाइल लेआउट हैव 3 लेआउट्स. एडिट व्यू मतलब वो क्रिएट वाला फॉर्म, डिटेल व्यू एंड लिस्ट व्यू. अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रेड कलर में हमने दो जगह पे हाईलाइट किए हुए हैं. एक तो डिटेल व्यू के ऊपर समरी कार्ड के लिए. समरी कार्ड कंपलसरी होगा. अगर समरी कार्ड में से आपने फील्ड हटा दिया, मतलब एक भी फील्ड नहीं रखा, तो इट विल गिव यू द एरर. सो मेक श्योर कि समरी कार्ड के पास एटलीस्ट 1 फील्ड हो आपके पास. सेम वे यहाँ पे 7 फील्ड से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो. तो समरी कार्ड में ऐसे फील्ड्स रखिए जो आपको क्विक डिस्प्ले या यूज के लिए, आपको एनालिसिस के लिए जरूरत पड़ती है. जैसे कि अगर मैंने लीड लिया तो लीड का स्टेटस हो गया, कस्टमर का फोन नंबर हो गया, नेक्स्ट फॉलोअप कब करना है, या फिर स्टेटस कब है, या कौन से प्रोडक्ट के लिए है, उतने फील्ड्स हमने रखे हुए हैं. सो लाइक वे आप अदर मॉड्यूल्स के लिए फील्ड्स चूज कर सकते हो. देन वी हैव अ मोबाइल लेआउट. तो मोबाइल लेआउट की अभी लिमिटेशन है 25 फील्ड्स की. और एडिट व्यू और डिटेल व्यू जो वेब वाला पार्ट है, वहां पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड्स यूज कर सकते हो. बट मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से आप फील्ड्स को चूज करिए कि आपको क्या फील्ड्स की जरूरत है फॉर द फर्स्ट क्विक क्रिएशन के टाइम पे. ओके. सेम वे लिस्ट व्यू के लिए 5 फील्ड्स इनेबल है. आप उसको 5 फील्ड से ज्यादा यहाँ पे इनेबल नहीं कर सकते. So these are the edit view, detail view, list view for mobile and web. Okay. Then we also have a check-in, check-out layouts. आपने बहुत सारे लोगों ने मोबाइल ऐप ट्राई किया होगा. तो मोबाइल ऐप के ऊपर जब आपका कोई भी टीम विजिट पे जाता है एट द कस्टमर एंड, तो जब वो कस्टमर के एंड पे जाने के बाद वहां पे पहले चेक इन करेगा तो वो नॉर्मली आपका वो फॉर्म पे चेंज होकर आपका एक एक्टिविटी बन जाता है. लेकिन वो जब चेकआउट करेगा, वहां से निकलेगा, तो वो मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, उसको क्विक अपडेट क्या करना है, तो उसके लिए जो फील्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं. जैसे कि मैंने कहीं पे जाके मिल के आई, तो अभी नेक्स्ट उनको कब बात करनी है, वो जो मिल के आई उसका कंक्लूजन क्या निकला, तो वो मैं थोड़ा सा स्टेटस से उनको हाईलाइट कर दूंगी. और फिर हो गया कमेंट, मतलब मैंने उनसे जो भी बातचीत हुई वो सब है, तो वो मैं कमेंट में डालती हूँ. तो दिस इज द चेकआउट व्यू आपका. ओके. देन वन मोर लेआउट इज दैट पेरेंट चाइल्ड. पेरेंट चाइल्ड फिल्टर यानी कि आप जो पॉपअप व्यू देखते हो ना स्क्रीन के ऊपर, आपने यहाँ पे देखा होगा कोई भी फॉर्म में, सपोज मैं कॉन्टेक्ट का फॉर्म ले लेती हूँ, और कॉन्टेक्ट के फॉर्म के ऊपर मेरे पास रिलेशनशिप का फील्ड होता है लाइक दिस. ओके. तो ये जो मेरे लेआउट्स के ऊपर मुझे जो फील्ड्स दिख रहे हैं ना, वो फील्ड्स क्या क्या होने चाहिए वो आप ये पेरेंट चाइल्ड व्यू से मैनेज कर सकते हो. और अभी यहाँ पे आपको वैसे ही फील्ड रखने हैं जो आपको क्विक सर्चिंग के लिए या फिर कस्टमर सिलेक्शन के लिए यूजफुल हो, ना ही कि मैंने कोई वहां पे कंट्री या वेबसाइट डाल दिया जो फील्ड्स मुझे यूज में ही नहीं है. सो मेक श्योर आप यहाँ पे ऐसे फील्ड रखो जो आपको क्विक सर्च के लिए या फिर रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए सिलेक्शन में आपको काम आए. ओके. सो दिस इज द दैट व्यू. फिर ये डी डुप्लीकेशन है. वो आपको प्रॉपर्टी में बताया गया था कि ये फील्ड को इनेबल करना है कि नहीं, तो वो उसके लिए है कि जब ये डी डुप्लीकेशन का मुझे कुछ सर्चिंग में देता है ना, जैसे कि मैंने गणेश को ले लिया, एंड इफ आई से समथिंग, यहाँ पे फोन नंबर है, अगर मैं ये सेम फोन नंबर किसी और रिकॉर्ड के ऊपर अगर ट्राई करती हूँ, यहाँ से मैंने टैप किया, तो ये अगर डी डुप्लीकेशन में ऑन होगा ना, तो वहां पे आपको एक अलर्ट देगा कि नंबर पहले से अवेलेबल है. एक क्वेरी थी अपने पास चैट में कि ये डी डुप्लीकेशन मतलब मुझे अगर डुप्लीकेट को अवॉइड करवाना है सीआरएम के अंदर, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. मैं आपको एक बार वो दिखा देती हूँ. तो वो व्यू के टाइम पे सपोज मैं ना यहाँ पे आपको एक बार वो दिखा देती हूँ, उससे पहले एक कन्वर्ट वाला व्यू कवर कर लेती हूँ, देन आई विल कम ऑन टू दैट प्रॉपर्टी. तो ये डी डुप्लीकेशन के टाइम पे जो रिकॉर्ड का रेफरेंस देता है ना कि ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो वहां पे क्या क्या फील्ड्स दिखने चाहिए, ये वो फील्ड्स है. ओके. सो मेक श्योर आप मिनिमम फील्ड्स रखो जहां से आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाए. देन वी हैव अ कन्वर्ट व्यू. अभी ये जो व्यू है ना, वो सिर्फ लीड वाले मॉड्यूल में आएगा और कहीं पे नहीं आएगा. उसका मेजर यूज होता है कि जब मैं कोई लीड कन्वर्ट करूंगी. सो आपने ये कोर्स किया होगा तो पता होगा कि जब आप लीड कन्वर्ट करते हैं उस टाइम पे क्या क्या चीजें कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए. सो मैं छोटा सा इसका ओवरव्यू करके फील्ड क्रिएशन पे आ जाती हूँ. तो यहाँ पे ना आपको फील्ड का मैपिंग सिर्फ करना रहेगा कि लीड पे से अकाउंट पे और कॉन्टेक्ट के ऊपर क्या क्या चीजें आपको कैरी फॉरवर्ड करवानी है. आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स में अकाउंट्स के सारे फील्ड्स, कॉन्टेक्ट के फील्ड आएंगे कॉन्टेक्ट वाले टैब के ऊपर, और अकाउंट वाले टैब के ऊपर आपके अकाउंट्स के ड्रॉप डाउन में फील्ड आएंगे. तो आप जैसे जैसे मैप कर दोगे वो लीड के फॉर्म से उसको क्रिएशन के टाइम पे कन्वर्ट कर लेगा, वहां पे सेव कर लेगा, मतलब ऑटो फैचिंग हो जाएगा ये. ठीक है. सो यू कैन यूज दिस टू कैरी फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लीड टू केवाईसी मॉड्यूल्स. ओके. अभी हम लोग वापस एक बार यहाँ पे व्यू पे आते हैं और हम लोग जो फील्ड की प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे वहां पे मैं वापस आती हूँ. अभी एक आपका क्वेरी था कि ड्रॉप डाउन फील्ड को कैसे बनाते हैं.
ठीक है, तो ये जहाँ प्लस का आइकन है ना, आप वहां से नया फील्ड क्रिएट कर सकते हो। फील्ड के अंदर सिलेक्ट करके एक टाइप है जो ड्रॉप डाउन क्रिएशन के लिए यूज होता है। ठीक है, सो मैं सिलेक्ट पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन के रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज है वो ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको नेम देना है। सपोज मुझे ये ना रीजन के लिए फील्ड बनाना है, सो मैं यहाँ पे रीजन दे देती हूँ उसका वर्ड। लेबल अपने आप आ जाएगा, यू कैन चेंज द डिस्प्ले लेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, प्लेस होल्डर की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना, ये एग्जिस्टिंग सीआरएम के सारे ड्रॉप डाउन की वैल्यू है। सपोज ये रीजन वाला फील्ड आपको लीड पे भी लगने वाला है, कॉन्टेक्ट पे भी लगने वाला है और अकाउंट पे भी लगने वाला है, बिकॉज दे आर द केवाईसी मॉड्यूल्स। तो आप ये ड्रॉप डाउन को रीयूज कर सकते हो। अगर रीजन का नहीं है तो आप प्लस के आइकन पे क्लिक करके नया बना सकते हो। सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पे कि वेस्ट का रीजन चाहिए, और इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो। वन मोर थिंग, व्हेन यू एडिंग एनी वैल्यू, वैसे तो सिस्टम हमारा हमने बनाया है वैसे कि अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करोगे तो आपको अलर्ट दे देगा, बट मेक श्योर कि आप वैल्यूज की ड्रॉप डाउन्स में वैल्यूज ऐसी डालें जो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडेबल हो और ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज ना करें। ठीक है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो आपको अगर वो वैल्यूज का सीक्वेंस चेंज करना है तब उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, वंस यू सेव इट, ये ड्रॉप डाउन पीछे सेव हो जाएगा। मैं अगर वैल्यू निकालनी है अभी, हाँ, अगर आप कोई भी ड्रॉप डाउन की वैल्यू रिमूव कर रहे हो एग्जिस्टिंग ड्रॉप डाउन की, तो मेक श्योर कि वो ड्रॉप डाउन की वैल्यू कहीं और रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ना हो। अगर आपने वो वैल्यू बिना चेक किए डिलीट कर दिया तो मेजर चांसेस है कि आपका वो रिकॉर्ड में वो वाली फील्ड ब्लैंक हो जाएगी। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो डाला था, अब कहाँ चला गया। सो दिस इज द रीजन कि आप बिना चेक किए, बिना उसको किसी और वैल्यू में ट्रांसफर किए अगर आप ड्रॉप डाउन की वैल्यू डिलीट कर दोगे तो इट विल अफेक्ट योर डेटा। सो मेक श्योर व्हेन यू डिलीट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन वैल्यू, तो वैल्यू कहीं पे सिलेक्टेड ना हो, एटलीस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। सेम वे जब ये आप ड्रॉप डाउन को रीयूज करोगे तो ये रिलेटेड मॉड्यूल में भी इफेक्ट करेगा। सो ऐसा नहीं है कि मैंने कॉन्टैक्ट के ड्रॉप डाउन में से वो हटा दी और ये लिस्ट मेरा अकाउंट में भी यूज हुआ है तो वो अकाउंट के डेटा को भी इफेक्ट करेगा। सो जब भी कोई फाइल की वैल्यू, ड्रॉप डाउन की वैल्यू रिमूव करोगे तो मेक श्योर कि आप ये सारा चेक करके डिलीट करें उसको। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ड्रॉप डाउन। मैंने इसको सेव किया, विद इन 1 और 2 सेकेंड्स वो आपके ड्रॉप डाउन का नाम यहाँ पे दिखा देगा एंड वो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यूज भी ये वाले टैब में आ जाएगी। ठीक है, सो दिस वे यू कैन क्रिएट अ ड्रॉप डाउन। उसके बाद यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, जैसे कि ये रिक्वायर्ड है, कंपलसरी करना है। यू कैन सी दिस रीजन आ गया। अभी सेम वे अगर कोई एग्जिस्टिंग ड्रॉप डाउन है, आपको उसमें कोई वैल्यू नया ऐड करना है तो जस्ट ओपन दैट ड्रॉप डाउन, यू विल सी द पेंसिल आइकन, वहां पे क्लिक करिए और आपको जो नई वैल्यू ऐड करनी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, लाइक दिस, सेव इट। ये वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसको डेटाबेस से लाने में 1-2 सेकंड्स लगेंगे तो वो दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, सो ये आप इस तरीके से एग्जिस्टिंग ड्रॉप डाउन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि रिक्वायर्ड का बोला, आपको फील्ड को कंपलसरी करना है। अगेन यहाँ पे एक सिनारियो और आता है कि जब आप किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करते हो तो मेक श्योर कि एक फॉर्म के ऊपर ज्यादा फील्ड्स रिक्वायर्ड ना हो। जैसे कि लिमिट सर ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारे काफी ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने इनिशियली बहुत सारे फील्ड लीड मॉड्यूल के ऊपर रिक्वायर्ड कर दिए और उसका नतीजा ये निकला कि टीम ने लीड्स क्रिएट करना बंद कर दिया। बिकॉज अगर मुझे कोई रेफरेंस देता है तो वो सारी डिटेल नहीं देता है वन गो में, वो मुझे सिर्फ इतना बोलेगा कि भाई ये भूमि है, ये उसका नंबर है, उसको कुछ रिक्वायरमेंट है तुम्हारे रिलेटेड, देख लेना। अभी इतनी चीजों के लिए अगर मैंने 15 फील्ड रिक्वायर्ड करी होगी तो ही कांट सेव दैट लीड, तो वो क्या करेगा कि डायरी में लिखता रहेगा जब तक वो 15 फील्ड उसके पास इकट्ठा नहीं होंगे। तो ये रीजन है कि व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग फील्ड्स और मेकिंग रिक्वायर्ड, मेक श्योर कि आप मिनिमम फील्ड्स को रिक्वायर्ड रखें ताकि टीम एंट्री कर पाए इजीली उसमें। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फील्ड जिससे कंपलसरी होता है कि इसके इनपुट के बिना आपका डेटा सेव नहीं होगा। रीड ओनली फील्ड है, वो सबके लिए रीड ओनली हो जाएगा, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यूजर के लिए होगा। तो आप जब रीड ओनली बनाओगे तो आपको पर्पस पता होना चाहिए कि रीड ओनली करना क्यों है। जब कहीं और से वैल्यू आने वाली है और उसको चेंज नहीं करने देना है तो ही रीड ओनली बनाओ, एल्स यू कैन स्किप दैट। फिर अपने पास मास अपडेट है। ठीक है, मास अपडेट के लिए आप यहाँ से इनेबल करोगे तो वो फील्ड आपको मास अपडेट में अवेलेबल होगा। तो आप जो जो फील्ड को मास अपडेट में रखोगे उतने फील्ड्स को
बल्क में आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। देन रिपोर्टेबल है, रिपोर्टेबल यानी ये फील्ड को आपको रिपोर्ट बनाने के टाइम पे यूज करना है, तो ये रिपोर्टेबल वाला आप टिक मार्क रखोगे तो आपको रिपोर्ट क्रिएशन के टाइम पे ये फील्ड मिलेगा। फिर ऑडिट है, मतलब ये फील्ड के ऊपर आपको ट्रैकिंग रखना है कि ये फील्ड में कुछ भी चेंज हो ना तो मुझे पता चलना चाहिए कि क्या क्या हुआ है। अभी लीड में रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सपोज हम लोग अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल को पकड़ के चले, देन अमाउंट इज क्रिटिकल फॉर अस, तो मैं अमाउंट को ऑडिट में ऑन रखूंगी, तो जब जब अमाउंट में चेंज होगा ना वो रिकॉर्ड लेवल पे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, रिकॉर्ड लेवल पे आप जब डिटेल व्यू में रिकॉर्ड को ओपन करोगे ना तो राइट साइड टॉप कॉर्नर में 3 डॉट का अपना जो बटन आता है, आप वहां पे जाओगे तो वहां पे एक चेंज लॉग का ऑप्शन है, वो यहाँ पे आपको आ जाएगा टॉप राइट साइड में, ये रहा चेंज लॉग। तो जिस भी फील्ड को आप ऑडिट में ऑन करोगे ना वो फील्ड में जब जब चेंज होगा ना इट विल बी शोइंग यू लाइक दिस, किस यूजर ने किया, कब किया, पहले क्या वैल्यू था, अब क्या वैल्यू है, एंड दिस इज ऑल्सो सर्चेबल। सो अमाउंट के लिए अगर मुझे देखना है कि मोजम्मिल ने क्या क्या चेंज किया था अमाउंट के अंदर, तो वो मैं मोजम्मिल का नाम यहाँ पे डालूंगी तो उसके रिलेटेड उसने इस रिकॉर्ड के ऊपर जो जो चेंज किया होगा ना वो सारा आ जाएगा। सो दिस इज द पर्पस ऑफ ऑडिट फील्ड, ओके। तो ये ऑडिट प्रॉपर्टी है। देन वी हैव अ इंपोर्टेबल, अभी काफी लोगों ने बोला था कि हमें इंपोर्टेबल नहीं आता है, फील्ड्स बहुत सारे जो हमको इंपोर्ट करने लेकिन दिख नहीं रहे। उसके दो रीजंस होते हैं, एक या तो फील्ड इंपोर्टेबल नहीं है और एक दूसरा होता है मैपिंग। मैपिंग की वजह से काफी टाइम वो फील्ड आपको इंपोर्टेबल में नहीं मिलेंगे। मैपिंग का मतलब होता है कि मैं रिलेटेड मॉड्यूल में से उसकी वैल्यू ऑटो लाऊंगी व्हेनेवर इट इज क्रिएटेड, ओके। सो अगर आपको इंपोर्ट में फिर भी फोर्सफुली वो फील्ड को लेना है देन यू कैन जस्ट रिमूव दिस मैपिंग, इट विल बी अवेलेबल इन योर इंपोर्ट, ओके। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में दूसरा सेशन करेंगे क्योंकि ये बहुत जगह पे कनेक्टेड है, ओके। और अगर मैं इंपोर्टेबल रिक्वायर्ड रखूंगी तो ये फील्ड के वैल्यू के बिना वो आपको आगे डेटा इंपोर्ट करने नहीं देगा, ओके। सो दिस इज रिक्वायर्ड यस एंड नो का नो रखोगे तो वो फील्ड आपको इंपोर्ट में दिखेगी ही नहीं, ओके। सो दिस इज द इंपोर्टेबल प्रॉपर्टी। देन वी हैव अ सर्चेबल, ये जो सर्चेबल मैं उसको क्लिक करूंगी ना तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा, तो पहला सर्च का जो आता है वो अपने जो लिस्ट व्यू के ऊपर जो एडवांस सर्च रहता है ना वहां पे वो फील्ड लिस्ट में अपने को दिखेगा। ये जो एडवांस सर्च है यहाँ पे जो फील्ड लिस्ट मेरा आता है ये, यहाँ पे अगर मुझे कोई फील्ड नहीं दिख रही है मतलब कि उसका प्रॉपर्टी ऑन नहीं है, तो आपको स्टूडियो में जाके वो फील्ड के लिए सर्चेबल प्रॉपर्टी ऑन करना पड़ेगा। ये सेम चीज आपको रिपोर्टिंग के लिए भी लगेगी, अगर रिपोर्टिंग में नहीं आता है तो भी यही सर्चेबल आपको इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। फिर इंपोर्ट चेक डुप्लीकेट है, मतलब जब मैं इंपोर्ट करूंगी ना तो ये फील्ड के ऊपर डुप्लीकेट चेक होना चाहिए। सो मोस्टली गुड प्रैक्टिस के हम लोग फोन और ईमेल को ये चेक रखें, बाकी कोई फील्ड की जरूरत नहीं है। अभी अपने शायद काफी सारे कस्टमर्स यहाँ पे क्वेरी बोल रहे हैं वो टैली सीरियल नंबर का, सो यू कैन इनेबल दैट आल्सो फॉर द डुप्लीकेट चेक, ओके। तो आप ये फील्ड तब यूज करेंगे जब आपको डुप्लीकेट चेक में वो फील्ड की जरूरत है, ओके। और दूसरा एक प्रॉपर्टी है इंपोर्ट चेक अपडेट। अभी ये प्रॉपर्टी तब यूज करना है कि मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड के बेस के ऊपर डेटा अपडेट करवाना है सीआरएम में, देन यू कैन यूज दिस इंपोर्ट चेक अपडेट प्रॉपर्टी, ओके। सो दीज आर द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज व्हिच यू सपोज टू नो व्हाइल क्रिएट द पर्टिकुलर फील्ड, ओके। अभी यहाँ पे दूसरे भी बहुत सारे फील्ड टाइप्स है जिसमें से आपको प्रोबेबली यूज होगा वो है टेक्स्ट फील्ड, जो नॉर्मल फ्री टेक्स्ट होता है जिसको आप यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सब में सेम रहेगी, कुछ लिटिल भी चेंज होगा जैसे कि इसमें लेंथ आ गया जब आप उसको टेक्स्ट फील्ड बनाओगे तब, ओके। और फिर मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम फील्ड ले लेती हूँ। अगर डेट फील्ड ले रही हूँ मैं यहाँ पे, तो डेट फील्ड में अपने पास दो वैलिडेशन है दैट यू कैन यूज। एक है बैक डेट, मतलब मैं जो डेट फील्ड बना रही हूँ ना मुझे उसमें बैक डेट एंट्री स्टॉप करवाना है। सो व्हेन यू टिक मार्क दिस पर्टिकुलर फील्ड वो आपको बैक डेट एंट्री नहीं करने देगा वो पर्टिकुलर डेट के लिए। एंड देन वी हैव अ मैक्स डेट फील्ड, मतलब ये पर्टिकुलर डेट के लिए आगे के कितनी दिन तक का वो डेट सिलेक्शन कर सकता है। अपने काफी जगह पे ऐसा नोटिस किया होगा कि वो लोग जब फॉलो अप डेट डालते हैं ना तो फॉलो अप डेट वो लोग 3 महीने के बाद की डाल देते, बट आई वांट कि वो लोग 7 डेज के बाद की ही यूज करें। सो यू कैन यूज दिस 7, तो वो 7 दिन तक का ही आपको डेट सिलेक्शन करने देगा, उसके आगे का कैलेंडर फ्रीज हो जाएगा। So this is two properties for the date fields which you can use for the validation purpose. Okay. And one more thing which asked about the phone field.
so I will show you that also. Then you can also create checkbox. अगर आपको अभी ना अपने पास checkbox है, drop down है and multi select है, एक्चुअली ये तीनों सेम जैसे लगते हैं बट उसको आपको वाइजली सिलेक्शन करना चाहिए. जब आपके पास दो ही वैल्यू सिलेक्शन है तो आप चेकबॉक्स यूज कर सकते हो. जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है लेकिन उसका इनपुट एक ही कंसिडरेशन में आने वाला है तो आप ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हो. जैसे कि मैंने सिलेक्ट बोला, वो मल्टी सिलेक्ट फील्ड है बट वी कैन नॉट रेकमेंडेड दैट बिकॉज वो ना आपको इफेक्ट करेगा रिपोर्ट क्रिएशन पे और आगे जाके अपना जो स्टूडियो ओपीआर डैशबोर्ड जो होता है वहां पे. सो वेन एवर यू आर सिलेक्टिंग डेटा टाइप, मेक श्योर कि आप उसका आगे का थोड़ा थॉट प्रोसेस दे दो कि ये फील्ड में बना रहे उसका पर्पस क्या है, उसमें इनपुट क्या आने वाला है, टीम को उसका बेनिफिट समझ में आएगा कि नहीं, और बनाने के बाद उसके ऊपर से मैं एनालिसिस क्या करूंगी. सो मेक श्योर व्हेन यू क्रिएट फील्ड ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखें. ओके, सो दीज आर द फील्ड प्रॉपर्टीज. आई होप इट इज क्लियर. कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो चैट में, मेरी टीम अवेलेबल है, दे विल गाइड यू. एंड वन मोर थिंग अबाउट द डुप्लीकेट चेक. मैंने फोन के सामने 3 डॉट पे क्लिक किया प्रॉपर्टी एडिट करने के लिए. अभी यहाँ पे चेक डुप्लीकेट का ऑप्शन है. व्हेन आई इनेबल दैट इट विल गिव मी द अलर्ट कि मुझे ये फील्ड के ऊपर डुप्लीकेट चेक करना है, और अगर मैंने किया है तो उसको अगर डुप्लीकेट मिलता है तो मुझे उसको सेव करने देना है कि नहीं करने देना है. दैट इज डुप्लीकेट प्रिवेंशन. ओके, अभी यहाँ पे ऑल एंड प्राइमरी दो ऑप्शंस और इनेबल हुए हैं. ऑल मतलब हमारे पास आपने देखा होगा फोन नंबर के फील्ड में हम लोग मल्टीपल नंबर्स ऐड कर सकते हैं. तो मुझे सिर्फ प्राइमरी नंबर पे ही डुप्लीकेट चेक करना है या जितने भी नंबर्स अवेलेबल है वो सब में से करना है. अभी प्राइमरी और ऑल का मीनिंग आप लोगों को पता होगा कि सिस्टम जब ऑटोमेशन से कुछ भी सिस्टम ऑटोमेटिक जो भी कुछ कन्वर्सेशन करती है कस्टमर के साथ एज एसएमएस और एज अ नॉर्मल कॉलिंग, तो वो प्राइमरी नंबर को ही कंसीडर करती है. तो सपोज मैंने ना अभी प्राइमरी कर दिया, मुझे सेकेंडरी नंबर से उतना लेना देना अभी नहीं है तो मैं प्राइमरी करके इसको सेव करूंगी. ये मैंने किया है लीड मॉड्यूल के ऊपर. अभी मैं थोड़ा सा लीड मॉड्यूल के यहाँ पे आती हूँ. ये नंबर पहले से एडेड है, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और नया रिकॉर्ड क्रिएट करने की ट्राई कर रही हूँ. नया सपोज आई ऐड द नंबर. तो ये देखो यहाँ पे इनेबल होकर उसने मुझे बोला कि फोन नंबर पहले से एग्जिस्ट है. नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस आई आइकन, वो मुझे बताएगा कि ये नंबर कहाँ पे अवेलेबल है. जो मैंने आपको स्टूडियो में दिखाया था वहां पे वो जो डुप्लीकेट वाले प्रॉपर्टी में क्या क्या फील्ड्स दिखने चाहिए वो आपको यहाँ पे यूजफुल होंगे. और ये आर्टिकल मेरी टीम ने ऑलरेडी शेयर किया है तो आपको डिटेल में वहां से मिल जाएगा. एंड ये प्रिवेंशन किया है तो ये आपको सेव इनेबल नहीं करने देगा. तो ये नंबर जब तक चेंज नहीं होगा ये बटन इनेबल नहीं होगा. सो फ्रॉम हियर आप ये चीज कर सकते हैं. और बाकी की प्रॉपर्टीज सारी बताई हुई है. यहाँ पे कुछ चीजें आपको बतानी है, वो है पैनल्स एंड टैब्स. आपको अभी जो ये दिख रहा है ना वो टैब है और ये पैनल है. ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर आप यहाँ पे क्रिएट, ये एडिट व्यू है मतलब मेरा क्रिएट वाला व्यू है, ये टैब है, ये पैनल है एंड ये दूसरा एक टैब है. ठीक है, तो आप यहाँ पे आते हो ना, टैब यानी वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिखाएगा, पैनल यानी वो एक के नीचे एक इंफॉर्मेशन आएगी. सो अगर आपको स्क्रॉलिंग कम करवाना है तो मेक श्योर यू उसको टैब वाइज आप इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाए. और जब आप फिल का लेआउट सेट करो किसी भी फॉर्म का तो दिमाग में ये रखे कि इनपुट सबसे पहले कहाँ पे आने वाला है. जो चीजें आपको सेकेंडरी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको टैब में, दूसरे टैब में या फिर नीचे पैनल में रख सकते हो. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप ऊपर रख सकते हो. जबकि इसी फॉर्म में अगर हम लोग देखें फोन में ले ज्यादा जरूरी है तो एक्चुअली वो ऊपर होना चाहिए था. फिर मैं अगर रिकॉर्ड को एडिट करूंगी तो लीड के लिए मुझे लिए कमेंट भी ऊपर होना चाहिए था लेकिन वो भी नीचे है. सो वी कैन चेंज द सीक्वेंस एंड वो इन्फॉर्मेशन को ऊपर रख सकते हो, बाकी की डिटेल को नीचे रखेंगे जिसकी मुझे उतनी जरूरत नहीं पड़ती है. So in this way you can design your forms, you can change the sequence, you can change the layouts. आप इसको भी टैब में से पैनल कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक के ऊपर सेव करने पे वो रिफ्लेक्ट कर देगा. ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने समरी कार्ड का आपको बताया है. कोई नया पैनल आपको ऐड करना है फील्ड क्रिएशन का तो सिर्फ सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, वो पैनल नीचे ऐड हो जाएगा. पैनल का नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. पैनल नहीं चाहिए, यू जस्ट क्लिक ऑन रिमूव, वो यहाँ से निकल जाएगा. सो दिस इज द वे you can handle your forms, you can handle your fields और existing चीजों को आप कैसे change कर सकते हो. So these are the basic things
which we need to cover in today's session. अगर आपको उसके अलावा कुछ issues या difficulties face हुई है तो we are here to answer the queries. I'm stopping my screen and you can ask your queries if you have anything. Yes, you can unmute and ask your question. Hello. Yes, sir. Yeah, Naresh Mehta here, ma'am, from Mumbai. Actually, I have one question that why that account and account name is required, also that contact is a different module and the company is the different module and lead is a different module. So I have to mention that on the 3 all module that same lead, same number. Okay. So अभी account and contact ना master KYC है और Okay. Okay, Limis sir wants to answer this query. Just Sir, I'll try to explain this. Am I audible clearly? Yes, sir. Audible clearly. Okay. नरेश भाई, एक तो ऐसा है कि ये जो CRM का ट्रेनिंग कोर्स है ना, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर मॉड्यूल का इम्पोर्टेंस क्या है और कौन सा मॉड्यूल क्यों बनाया गया है. सो लीड इज डिफरेंट, अकाउंट इज डिफरेंट एंड कॉन्टैक्ट इज डिफरेंट, और ये सबको अलग अलग तरीके से ही अपने को देखना पड़ेगा. नहीं, मैंने एक्चुअली देखा था सर, बट मुझे इसमें वो नहीं मिला. ये मतलब शायद एडमिन वाले कोर्स में है या किसमें है? नहीं, नॉर्मल यूजर वाले कोर्स में. यूजर वाले कोर्स में नहीं है सर इसके ऊपर पूरा. हाँ, सेकंड चैप्टर में. मतलब अच्छा, सेकंड चैप्टर अभी तक आपका लाइव नहीं हुआ है शायद? नहीं सर, लोगों ने देख लिया है. सेकंड चैप्टर जो सेल्स का है, जिसमें सेल्स का प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है, उसमें एक पर्टिकुलर क्वेरी है कि एक ही व्यक्ति से अगर 5 बार इंक्वायरी आए तो 5 लीड बनाने का कि नहीं बनाने का, क्योंकि कॉन्टैक्ट तो एक बन चुका है. राइट. एक सवाल लोगों को ये भी आता है, और ये है ना, व्हेनेवर एनीवन इज न्यू टू CRM दे विल ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन. क्योंकि अच्छा, मुझे खुद को आया था जब पहली बार CRM समझ में आया, तो आई यूज्ड टू थिंक कि सेल्स का प्रोसेस के लिए एक मॉड्यूल होना चाहिए. फिर मालूम पड़ा सेल्स का प्रोसेस के लिए इंक्वायरी और अपॉर्चुनिटी 2 मॉड्यूल है. इट टुक मी अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड कि 2 क्यों है. फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में है ना डेटा, तो लीड में क्यों डलवा रहे हो? राइट. दैट इज बिकॉज लीड आपका बहुत जगह से आ सकता है. ऐसा हो सकता है कि आपके इंडिया मार्ट से आए, आपकी वेबसाइट से आए, फेसबुक की ऐड की है उधर से आए, लिंक्डइन पे ऐड किया वहां से कहीं से आए, या और बहुत जगह है जहां से इंक्वायरी आ सकता है. तो वो तो सीधा इंक्वायरी में आना चाहिए ना. राइट. और इंक्वायरी में कितनी फील्ड्स होनी चाहिए, दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू. अभी जैसे अगर मैंने सेट किया है मेरे अकाउंट पे. हाँ, अभी का मॉड्यूल आप देखेंगे ना, जो डिफॉल्ट हम देते हैं, तो उसमें अकाउंट्स का जो फील्ड रखा ना, वो कंपलसरी नहीं है. क्योंकि लीड आता है तो कभी कभी ये भी आता है कि समझो मेरा कोई दोस्त है, उसने ऐसा भेजा कि नरेश मुंबई और नंबर. राइट. दैट इज ऑल्सो लीड. अब इसमें से नाम भी पूरा नहीं है, कंपनी का नाम तो है ही नहीं, ईमेल आईडी भी नहीं है. राइट सर. राइट. सो बेस्ड ऑन दैट वी विल पुट इट लाइक दिस. इसीलिए आप देखना, लीड मॉड्यूल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी नहीं, हमने एक ही फील्ड कंपलसरी रखा है. देयर इज नथिंग कंपलसरी. नहीं, मेरा एक्चुअली बस B2C का वर्क है. इधरली मैं CRM B2C के लिए यूज कर रहा था ये. तो B2C के लिए मुझे कंपनी मॉडल या अकाउंट मॉडल यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं उसे डिसेबल कर दूं? हाँ जी. आपका बिजनेस क्या है? मेरा B2C है, तो बेसिकली हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, एंड हम फेसबुक एंड न्यूज़पेपर में ऐड करते हैं प्रोडक्ट का. तो वो जो लीड या इंक्वायरी आती है हमारे पास में, उसको फॉलो अप के लिए अकाउंट मत यूज करो ना, सीधा कॉन्टैक्ट यूज करो. सीधा कॉन्टैक्ट यूज करो. और उसके पहले भी आप ये CRM सीधा यूज करना चालू करो ना, उसके पहले मेरा आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, क्रैकिंग द CRM कोड बुक है, वो पढ़ लो. वो विजन क्लियर हो जाएगा कि अच्छा, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग ऐसे भी निकले हैं जिन्होंने बुक पढ़ा और फिर नक्की किया अपने को CRM का जरूरत नहीं है. नहीं, CRM तो एक्चुअली ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ सर. वैसे अच्छा, कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? इज टेलीड्यूस करके है एक. अच्छा. लास्ट 3 इयर्स से हम लोग CRM यूज कर रहे हैं, बट कुछ फीचर्स मेरे को इसमें आपके बहुत अच्छे लगे, तो मैं वही सोच रहा था कि इसके ऊपर शिफ्ट किया जाए. मतलब वो कौन से हैं 1-2 फीचर्स आपको लगा कि उसमें नहीं है, इसमें है? इसमें एक तो कॉल मैपिंग वगैरह का जो अच्छा ऑप्शन है कि हमारे को समझ में आता है हमारी टीम ने कितने कॉल किए हैं. सेकंड, अपॉर्चुनिटी एंड लीड का डिफरेंशिएट होता है.
तो वो एक मेरे लिए थोड़ा यूजफुल था। देन इनवर्ड आउटवर्ड वाला एक ऑप्शन मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेरे जो शिपमेंट जा रहे हैं तो हमको समझ में आएगा कि चलो हम यहीं से मैप कर पाएंगे, उसको ट्रैक कर पाएंगे कहाँ से वो पॉसिबिलिटीज है। वो भी देख रहा था। हाँ ठीक है, या तो आप का मॉड्यूल यूज करिए या कॉन्टैक्ट का मॉड्यूल को छोड़ दीजिए, अकाउंट का यूज करिए। अच्छा। अकाउंट का मॉड्यूल को रीनेम करके आप पर्सन कर दो ना। अच्छा, तो अकाउंट रिलेशनशिप को स्टैंडर्ड मिल जाएगा। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। इसको और फिलहाल तो अभी के स्टेज में तो क्या आपको खाली इंक्वायरी आ रहा है और इंक्वायरी को ही मैनेज करना हाँ, है। इंक्वायरी को तो मैनेज। इट्स ओके इवन इफ यू डोंट यूज अकाउंट और कॉन्टैक्ट मॉड्यूल फॉर फ्यू मंथ्स। अच्छा, हम मैं अगर वो अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट मॉड्यूल को डिसेबल कर दूं तो लीड का आप वाला ये मॉड्यूल भी है वो मत यूज करो, अपॉर्चुनिटी भी मत यूज करो। नहीं, अपॉर्चुनिटी तो चाहिए सर, अपॉर्चुनिटी एंड लीड वाला चाहिए हमारे को। बट वो अगर मैं अकाउंट एंड जो कंपनी वाला मॉड्यूल है उसको अगर डिसेबल करूं तो चलेगा? देख लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि B2C का बिजनेस में कभी कभी क्या होता है कि सेल्स साइकिल फास्ट होता है। हाँ, फास्ट होता है। बट तो ये नहीं होना अपॉर्चुनिटी मेरे को चाहिए वो मेरे के लिए अपॉर्चुनिटी मेरा जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल है उसके लिए हमारे को रिक्वायर्ड रहता है कि हम उसको अच्छा हाँ ओके ओके हाँ तो एंड एक और मेरा क्वेश्चन था इसके अंदर सर कि जो हमारे फॉलोअप के टास्क है उसका एक अगर मुझे पर्टिकुलर डे का टास्क देखना है कि भाई इतने आज मेरे फॉलोअप है सारे कस्टमर का, तो वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ उसमें? हाँ सर, अपना ना वो अभी हम लोग ये लिंक डालते हैं अपने चैट में। OPR डैशबोर्ड है। ओके। वो डैशबोर्ड पर से सब दिखता है। अच्छा, डैशबोर्ड पे सारा और दिखेगा। एक ये है OPR डैशबोर्ड का एक आर्टिकल है जिसके अंदर 3 छोटे छोटे वीडियो है। अपना फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप है उसके अंदर भी हमने उसका गाइड दिया है पूरा। ओके। हाँ, ये जो अभी डाला ना लिंक वो गाइड का है। अच्छा। और दूसरा है कि CRM में टास्क मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए या अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसका भी एक आर्टिकल है। अच्छा, ठीक है, हम वो भी शेयर करते हैं। ठीक है सर। टास्क मैनेजमेंट वैसा होगा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि उसको अपने को एक लेवल ऊपर लेके जाना पड़ेगा। नहीं, देर इज जो अभी आपका अप्रोच है मुझे बहुत अच्छा लगा उस चीज के लिए। तो हम उसको अगर कुछ चेंजेस करना है या कुछ उसके अंदर मॉडिफाई करना है हमारे प्रोसेस के अंदर, नहीं तो आपके काम में कुछ चेंज नहीं करना है, खाली वो थॉट में चेंज करना है। तो आप एक बार वो आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाउ डू यू अप्रोच टास्क मैनेजमेंट इन CRM। क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ, बाकी का डिटेल आप आर्टिकल में पढ़ लेना, उसका लिंक भी अभी शेयर करते हैं। कैसा होता है कि मेरा पूरा धंधा है ना उसका, देखो कोई भी डिपार्टमेंट का कुछ भी काम बोलो, एवरीथिंग इज अ टास्क। ये एस्टेब्लिश किया है। ये एस्टेब्लिश्ड है। अब बात करते हैं कि ये टास्क के 3 ही प्रकार हो सकते हैं। पहला टास्क या तो कस्टमर को लाने के लिए हो रहा है वो वाला। दूसरा टास्क या तो कस्टमर को निभाने के लिए, मतलब सर्विस सपोर्ट ये वो सब वो। राइट। और तीसरा जो है ना वो इंटरनल टास्क होगा। राइट। बराबर है, आपने किसी को बोला कि जा मेरे पासबुक में थप्पा मारा खिला, दैट इज काम। बराबर है। तो अभी जो पहला वाला है सेल्स का जो फॉलोअप हो रहा है वो लीड मॉड्यूल में हो रहा है पूरा। अपॉर्चुनिटी में हो रहा है, नेक्स्ट फॉलोअप डेट डाल के। वो कंप्लीट किया कि नहीं किया, कैसे, हाउ कैन आई चेक इट? हाँ वही तो OPR पे देखना है, इसीलिए मैंने आपको बोला आपको 2 चीज चेक करना है। OPR में नेक्स्ट फॉलोअप डेट का जो कंसेप्ट है ना उधर से पूरा क्लियर हो जाता है। और आप मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस करे यार वापरने का आगे करे ना, उसके पहले वो सेकंड चैप्टर है ना वो कर डालो पूरा, जो सेल्स वाला है ना। मैं सेल्स वाला एक बार अगेन फिर वापस हाँ, और सेल्स वाला चैप्टर अगर आपको दिखता नहीं है या कुछ दिक्कत आता है तो हमने उधर आपको नंबर दिया हुआ है 9898000765। गुरुकुल के अंदर सर आपका मतलब मेरे को अभी सेल्स मॉड्यूल तक का ही, उसके आगे का HR वो सारे नहीं वो आएगा। वो हमारा थोड़ा है ना पोस्ट प्रोडक्शन में ग्लिच हुआ है तो इसकी वजह से डिले हो रहा है। ओके। तो मैंने वो कोर्स बाय किया हुआ है लेकिन उसके अंदर आगे के वीडियोस नहीं है। आएगा आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ये वाला हेल्प डेस्क का है ना आपका, इसका OPR के लिए? हाँ ठीक है, मैं एक बोलता हूँ सर। हाँ प्रदीप भाई बोलो, और किसी को क्वेश्चन पूछना है? विश्वजीत बोल रहा हूँ सर। आई हैव अ क्वेश्चन sir. Actually when you activate any custom fields they are taking lot much time to reflect in the system. Because today I have tried that I have activated 3 or 4 custom field on 11 AM and it is reflecting CRM on 4 PM. So I don't know why it is taking so much longer time. तो 2 चीज है। तो अभी देखो ईशानी मैडम ने आंसर भी लिखा आपको कि लॉग आउट करके लॉग इन करो, हो जाएगा। और दूसरा एक बात है, हाँ हो जाएगा, चिंता मत करो। वो अगर नहीं हुआ तो वापस आप वो चैट का ऑप्शन है उधर डालना, हम लोग पर्सनली उसको देख के कर लेंगे सोल्यूशन।
ठीक है, वी आर वेरी कमिटेड टू रिजॉल्व द टेक्निकल इश्यूज आल्सो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और दूसरा एक बात ये है कि जब भी हम लोग है ना स्टूडियो में, अभी यहाँ से आप लोगों को पता है कि ये इधर से ड्रैग करो, उधर चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, नया फील्ड बना दो, उसका लेआउट में ऐड कर दो या निकाल दो, फिर आप जब भी लेआउट सेव करते हैं ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और ये टाइम लगता है बड़ा लाजमी है, अपना लगेगा ही, क्योंकि हर चीज रिफ्रेश होती है अंदर, सो लॉट ऑफ रीबिल्डिंग इज डन, तो रीबिल्डिंग के लिए टाइम लगेगा। निमेश सर, यस सर, संदीप बोल रहा हूँ मैं। मेरे को ये अटैचमेंट मॉड्यूल जो है वो स्टूडियो के अंदर दिखा नहीं रहा, वो कहाँ दिखेगा, कहाँ से मालूम चलेगा उसमें चेंजेस करना है? तो अटैच मॉड्यूल मतलब अपन कंपनीज आपने के अंदर screen- अटैचमेंट के डॉक्यूमेंट, हाँ जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला है वो मुझे चेंजेस हाँ। करना है। मैंने स्टूडियो में काफी सर्फिंग किया, बट कहीं पर अरे भी वो मुझे तो वो ड्रॉप चेंज। डाउन है ना, डॉक्यूमेंट टाइप करके है। हेलो, हाँ जी, आप अटैचमेंट करके वो स्टूडियो के ऊपर सर्च है ना सर, वहाँ पे लिखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सर्च में लिखिए ना एक बार, सर्च में क्या लिखना है? अटैचमेंट ना, अटैचमेंट लिखो तो भी आ जाएगा सर। अटैचमेंट लिखने से सिर्फ नोट्स का आ रहा है, नोट्स का अटैचमेंट आ रहा है। मॉड्यूल है सर, आप वो मैंने आपको रीनेम वाला मॉड्यूल बताया था ना, वो हमने नोट्स को रीनेम किया है अटैचमेंट, तो वो ओरिजिनल नेम नोट्स है, बट आप अटैचमेंट भी डालोगे तो आपको मिल जाएगा वो वहाँ पे। तो नोट्स में जो मॉड्यूल नेम है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ सिंगल क्लिक हो रहा है वो। One second, I'm sharing my screen. I will show you. Just. हाँ जी, Is my screen visible? हाँ जी, हाँ ये सेम जो- है मॉड्यूल। हाँ, ये जो है ना, यहाँ से आप सर्च करोगे ना जो भी मॉड्यूल अवेलेबल है, ये जो आपका अटैचमेंट वाला है ना, ये मॉड्यूल। हाँ, ये इसमें मुझे वो चेंज करना है, अटैचमेंट टाइप जो है। हाँ, डालना है ना। हाँ, अभी करंटली डिसेबल है, आप एक और रास्ता उसका यूज कर सकते हो। जस्ट गो टू डेवलपर अगेन, एंड यहाँ पे ना ड्रॉप डाउन एडिटर है, गो इनसाइड, और यहाँ से ना आप वो फील्ड का नाम सर्च कर लीजिए, दैट इज आई थिंक अटैचमेंट टाइप, राइट? वो मैंने सर्च किया काफी सारा, मैं कहीं भी बहुत सर्च करने का ट्राई किया, मुझे नहीं मिला। मैं मतलब मैंने वो एक्टिव मैन्युअल डिसेबल नहीं। ये जो है ना नोट्स डॉक्यूमेंट टाइप, आप इसको अच्छा, ओपन करिए। ओके, यहाँ पे यही है ना, इनवॉइस, गॉट इट, क्लियर। ठीक है। निमेश सर, लास्ट में बताएंगे मेरे को डेटा इंपोर्ट का, के अभी बताएंगे? कौन सा वाला? जो टैली का जो डेटा शो नहीं कर रहा है वो। हाँ, मैं समझ लेता हूँ। उसमें ना दो चीजें सर। पहला बात तो ये है कि टैली तभी ही कनेक्ट होगा व्हेन टैली इज ऑन द क्लाउड। आपके ऑफिस में ना तो कनेक्ट नहीं होगा। वो कनेक्ट हो मैं गया सर, जानता हूँ हो गया है अभी गया। आपका, वो हमारा प्लेटफॉर्म का गलती है, वो हम लोग अगले एक आध हफ्ते में बंद कर देंगे, वो वहां से नहीं कनेक्ट होगा। ये पहला बात है। और दूसरा, हम लोग आने वाले दिनों में एक सेशन रखेंगे पूरा, जहाँ पे हम लोग सिर्फ टैली इंटीग्रेशन का बात करेंगे। सो टैली इंटीग्रेशन हैज टू डू मच मोर देन व्हाट वी हैव विजुअलाइज्ड अभी। मतलब अभी हम लोगों को कैसा लगता है कि टैली में जाएगा, उधर से डेटा इधर जाएगा, हम उसको जैसा कर लेंगे, उस तरह से वो नहीं होने वाला। इट इज गोइंग टू वर्क इन अ डिफरेंट वे, राइट? क्योंकि एक बात ये समझना पड़ेगा कि सीआरएम का डेटा अलग है, टैली का डेटा अलग है। मैं दोनों को एक नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जोड़ सकता हूँ, एक नहीं कर सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जोड़ सकता हूँ, एक नहीं कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि समझो ऐसा है कि संदीप दोषी का कॉन्टैक्ट है सीआरएम में, बराबर है, या संदीप दोषी एंड कंपनी सीआरएम में कंपनी है, और संदीप दोषी एंड कंपनी टैली में भी कंपनी है, लेजर है मेरा। तो उस लेजर को इस अकाउंट के साथ मैं लिंक करता हूँ। वो लेजर अलग है, ये अकाउंट अलग है। तो वहां पे टैली में जो आपने फील्ड्स डाला होगा ना, ये यहाँ आती है सिर्फ दिखाने के लिए, इसके ऊपर आप एक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकते, बिकॉज एसेंशियली दोज आर नॉट माई फील्ड्स। मतलब सीआरएम का डेटा नहीं है वो। हाँ, अगर आपको ऐसा है, अभी नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट, आपको ऐसा है कि भी मेरे कस्टमर का डेटा ही वो है, वहीं से ला के इधर इंपोर्ट करना है, देन देयर इज अ डिफरेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टैली में से डेटा को पहले स्प्रेडशीट में लेना पड़ेगा, फिर यहाँ इंपोर्ट करने का वो रास्ता ही अलग होगा एक। ठीक है? तो अभी आप जो चाह रहे हैं ना, वो दूसरा रास्ता वाला चीज है, पहला रास्ता वाला नहीं है। पहला रास्ता इसलिए बनाया गया है, और उसका पर्पस समझते हैं क्या है। जनरली ऐसा होता है कि एक अकाउंटेंट है और सेल्स पर्सन है। मान लो कि आप अकाउंटेंट हो, मैं सेल्स पर्सन हूँ, तो कस्टमर पहले तो मेरे पास आता है, बराबर है, मैं ऑर्डर क्लोज करता हूँ, फिर आपके पास आता है। तो सीक्वेंस ये होना चाहिए कि मैंने सीआरएम में तो अकाउंट बना लिया था, मैंने सीआरएम में कोटेशन भी बनाया था, तो जब मैंने ऑर्डर क्लोज किया तो यहाँ से जो कस्टमर का डिटेल है ना, वो सीधा टैली में ऑटोमेटिक चला जाना चाहिए। जो कस्टमर का कोटेशन है ना, वो टैली में सीधा जाके वॉइस बन जाना चाहिए। तो दैट इज द प्रोसेस विच हैज बीन कंसीव्ड। अब आगे क्या होगा कि वहां आपने आ गया टैली में इनवॉइस बना दिया,
और अभी टैली में जो आउटस्टैंडिंग है, लेजर है, तो वो सेल्स पर्सन को जानना है, क्योंकि सेल्स पर्सन को कस्टमर से पैसा मांगना है। तो वो यहाँ पे दिखेगा और क्लिक करने से मैं लेजर वेजर भेज भी पाऊंगा और आउटस्टैंडिंग का मैसेज भी भेज पाऊंगा। तो बेसिकली आइडिया क्या सोचा गया है कि एक सेल्स पर्सन और एक अकाउंटेंट को जो डुप्लीकेट काम करना पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होना पड़ता है, वो निकल जाए। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस इंटीग्रेशन। लेकिन अभी वो इंटीग्रेशन अभी भी हो रहा है, जो मेरा आउटस्टैंडिंग वो गलती है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो जो हो गया है ना वो बंद हो जाएगा थोड़े दिन में, मतलब दैट हैज बीन इंस्ट्रक्शन हैज बीन गिवन टू द कस्टमर। अच्छा, ऐसा बंद क्यों होगा ना? ये बहुत से लोगों को ऐसा सवाल आता है कि भी ऐसा क्या लालच है एनजे को कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि टैली हमारे क्लाउड पे होगा तो ही हम चलाने देंगे, राइट? अभी ऐसा मानो ना कि अगर मेरे 100 कस्टमर टैली इंटीग्रेशन यूज करते हैं ना, और हमको जो 1000 कंप्लीट आया होगा अगर उसका, बराबर, इतने सालों में, क्योंकि टैली इंटीग्रेशन तो हम 7-8 साल से दे रहे हैं, बहुत पुराना फीचर है अपना। तो 1000 में से 997 कंप्लेंट जो आता है ना, वो कनेक्टिविटी को लेके आता है, और कनेक्टिविटी के फीचर्स को लेके आता है, उसके स्पीड को लेके आता है, रिफ्रेश के परफॉर्मेंस को लेके आता है। उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हमको मदद पूरा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सीआरएम तो मेरा है ना। तो इसके लिए हमने ऐसा रूल बनाया था कि भाई जो टैली है ना, दैट हैज टू बी ऑन क्लाउड एंड इट हैज टू बी ऑन एनजीएस क्लाउड। अब मैं उसको रीजन बोलता हूँ आपको। आपने आपके ऑफिस में वो टैली का ओडीबीसी पोर्ट चालू किया होगा, आपके पीसी में वो पोर्ट ओपन किया, आपके राउटर में वो पोर्ट ओपन किया, या था सब कुछ ओपन? फायरवॉल लगाया हमने, फायरवॉल ओपन किया। तो इसका मतलब अभी ये हुआ है कि जो सीआरएम का सर्वर है ना, दैट कैन एक्सेस योर टैलीज डेटा डायरेक्टली विदाउट क्रेडेंशियल। हाँ, दूसरा कोई सर्वर, दूसरा कोई आईपी से भी मैं एक्सेस करूंगा तो भी होगा, कहीं से भी होगा तो एक्सेस हो जाएगा। हाँ, ये सोचो कितना बड़ा रिस्क है सर। हाँ, और ये रिस्क इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी यूज किया है ना, वो ओडीबीसी है। ओडीबीसी का मतलब ही होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड, यू जस्ट पिंग टू द पोर्ट एंड दैट डेटा इज अवेलेबल। गेट द डेटा आउटसाइड। तो जब भी आप टेली क्लाउड में जाते हो ना, तो आपको 2-3 चीज ऐसा मिलता है जो दूसरे प्लेटफॉर्म में मिलने का गुंजाइश, शक्यता नहीं है। पहला चीज मिलता है सिक्योरिटी, बराबर है, और दूसरा चीज मिलता है कि टैली का डेटा सीआरएम में आए, इसके लिए जरूरी है कि वो सर्वर, वो टैली और टैली में कंपनी, ये तीनों चीज चालू होना चाहिए। ये सही है, ओके। वो सेम वो नहीं होगा तो डेटा नहीं आएगा, तो वापस फिर सीआरएम, मतलब क्या होता है, आपका सेल्स पर्सन तो सीआरएम में देख रहा है ना डेटा टैली का, उधर रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो वो तो बोलेगा नहीं है सर, सीआरएम नहीं बराबर काम कर रहा है। तो व्हेन यू यूज टैली क्लाउड, यू कैन आइडेंटिफाई व्हिच कंपनीज विल रिमेन ओपन फॉर 24 आवर्स। बराबर है। वो दूसरे कंपनी वाले देते हैं ना कि रोज का 10 घंटा खाली क्लाउड यूज करने का, हम ऐसा नहीं देते, हम बोलते हैं 24 घंटा यूज करो, ठीक है? तो अपना उसमें पॉलिसी क्लियर है। तो ये रीजन है कि आपको या हमको सपोर्ट का केस नहीं आना चाहिए। गॉट इट? बराबर है। हाँ, जहां पर ऐसा है कि वी नीड टू एक्सप्लेन हाउ दिस इज टू बी यूज्ड, इसको किस तरह से यूज करना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रहेगा, तो उसमें हम मेहनत करने को तैयार है। हम जो हफ्ते में 1 सेशन कर रहे थे, अभी हफ्ते में 2 सेशन करने वाले हैं। तो फॉर दैट वी आर रेडी। लेकिन अपने को ना ऐसा, मतलब मेरे पापा एक डायलॉग मारते थे, તમે તો ગુજરાતી છો એટલે સમજશો કે જેટલા સાંધા એટલા વાંધા, जितने सांधे होते हैं ना उतने वांधे होते हैं। એટલા વાંધા થાય, बराबर है। हाँ, तो अपने वो निकाल देने का कंसेप्ट, वैसा नहीं रखना है। आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू। नो, इट इज 100% फिर भी ना आपका जो यूजेज सिनेरियो है ना, ये हम लोग जब भी टैली का इंटीग्रेशन वाला सेशन करेंगे ना, उसमें पूरा कवर होगा। उसमें 2, 3, 4 सारे सिनेरियो कवर होंगे। और अभी एक बार की आपको पोजीशन फिलोसॉफी समझ में आएगा ना कि इंटीग्रेशन कैसा काम करता है, यू विल बी वेरी हैप्पी कि भाई हमने बहुत सोचा है ऐसा। अभी के सिनेरियो में जो मेरे सारे 2000 समथिंग लेजर्स जो सीआरएम इंटीग्रेशन हो चुके हैं, क्या मैं उसको दोबारा से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके वापस से मैपिंग कर सकता हूँ उसको मैं? हाँ, कर सकते, वो हो जाएगा। हाँ कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक। थोड़ा सा वो लिंकिंग का कसरत करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। हाँ, वो समझ गया, सामने फील्ड मैपिंग रहेगा ना उसमें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, क्लियर। थैंक यू। सदानंद भाई, आपका हाथ ऊपर किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन है? प्रदीप भाई का भी क्वेश्चन था लगता है, प्रदीप भाई नहीं दिख रहा सर मुझे और एक क्वेश्चन है। हाँ, विश्वजीत बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली कौन सर बोल रहा है? मैं लीड विश्वजीत शर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, विश्वजीत जी बोलिए बोलिए। सर मेरा एक्चुअली हम लोग लीड इंपोर्ट कर रहे थे, तो लीड इंपोर्ट करने टाइम पे जो लीड का जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, हम लोग सैंपल फाइल में वही ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन हम डाल दिया है।
बट जब हम इंपोर्ट करने के लिए जब मैपिंग कर रहे हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का फील्ड नहीं शो कर रहा है। तो हम लोग वहाँ पे इंपोर्ट जो लीड जो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है विदाउट अकाउंट कंपनी नेम इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। हाँ बराबर है। उसका लॉजिक ऐसा रखा है कि whenever there is a map field, it doesn't show in the import module। और ऐसे इसलिए रखा था क्योंकि अगर वो नहीं रखे ना तो डेटा इनकंसिस्टेंसी आने का चांसेस हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ना, तो मैं आपको न्यूज बता देता हूँ कि अगले मंगलवार को मतलब 24 जनवरी को शाम को 4:30 बजे जो सेशन होगा ना, दैट विल बी ऑन डूइंग दिस लीड इंपोर्ट। अच्छा, मैं आपको एक दो आगे का सवाल पूछूं तो चलेगा? जी सर, पूछिए ना। आप लीड इंपोर्ट करने के बाद क्या करने वाले हैं? लीड इंपोर्ट करना एक्चुअली सर, वो लीड जो है लीड से इंपोर्ट करने को तो असाइन होगा, तो असाइन पर्सन भी उसमें नाम लिखा है सर कि कौन कौन सेल्स पर्सन को क्या क्या असाइन होगा। तो अकाउंट उसके बाद एक फॉलोअप के बाद वो लीड कन्वर्टर को अपॉर्चुनिटी बनेगा सर, क्वालिफाई होगा तो, और नहीं होगा तो फॉलोअप कैसे करेगा? फॉलोअप करेगा, सब कोई कॉल टास्क बनाएगा सर, इसमें इवेंट विजिट करेगा, जो विजिट के लिए टास्क क्रिएट करेगा, इवेंट शेड्यूल। तो उसके बाद जो भी अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आएगा वो इवेंट में अपडेट करेगा। नहीं, ये इतना ज्यादा मेहनत नहीं करने का है, उससे बहुत सिंपल है। और मैं आपको थोड़ा सा टीजर दे देता हूँ कि अगले ट्यूसडे को क्या होने वाला है। जब भी हम लीड इंपोर्ट करते हैं ना, या फिर समझो इंटीग्रेशन से लीड आता है, तो देयर आर 5 थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला तो ये इंपोर्ट कराना है, उसके बाद है ना आपको उसको एलोकेशन करना है। एलोकेशन 2 तरीके से होगा, यूजर वाइज और टाइम वाइज। ऐसा क्यों होगा? मान लो कि ऐसा है कि आपके पास 1000 लीड है जो आप इंपोर्ट कर रहे हो और 5 यूजर है, मतलब हर एक को 200-200 आएगा, है ना? तो ये यूजर वाइज आपने 200-200 कर दिया। अब दूसरा ये कि ये लोग इसको कब फॉलो अप करेंगे? सबका सब आज ही थोड़ी करेंगे। एक जन 200 थोड़ी आज फॉलो अप कर सकता है। तो आपके आदमी ने बोला कि सर मैं रोज का है ना 20 कर सकता हूँ, राइट? दैट मीन्स उसको डे वाइज 20-20 मिले ना, ऐसा आपको असाइन करना पड़ेगा, वो फॉलो अप डेट में सेट करके। तो ये हो गया असाइनमेंट यूजर वाइज और टाइम वाइज। दैट वाज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 ये आएगा कि इसको कॉलिंग कराना है, तो कॉलिंग का प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। कॉलिंग कैसे करेंगे? तो सीधा मोबाइल से कॉल हो जाता है और वो इतना स्मूथ है कि आप कॉल करो और सिस्टम ही आपको बोल देगा कि आज कितने कॉल किए और कितने कॉल करने बाकी है, राइट? क्योंकि आप कॉल करते हैं तो 3 ही चीज हो सकता है, या तो कस्टमर बोलेगा कि हाँ चाहिए तो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो, या कस्टमर बोलेगा कि नहीं चाहिए अगली बार फोन मत करना तो उसको डेड कर दो, या तो कोई बोलेगा काम करो मंडे को फोन करना तो उसको नेक्स्ट फॉलो अप डेट डाल दो, ठीक है? तो ये जो कॉल का प्रोसेस है ना वो सेट करना पड़ेगा, राइट? चौथा इंपॉर्टेंट चीज है जो लीड में हो सकता है, अपने में सीआरएम में सिस्टम है, व्हाट्सएप का और ईमेल का आप कैंपेन बना सकते हैं। तो कैंपेन सेट करना पड़ेगा ऑटोमेशन फॉलो अप करने के लिए। ये चौथा स्टेप है। और 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो समझना चाहिए कि ये सब काम जो हो रहा है उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, राइट? ठीक है? तो अगला ट्यूसडे का सेशन है ना, ये आप मिस मत करना, बहुत काम आएगा आपको। ये मैंने आप सबको टीजर बताया कि अगला ट्यूसडे को क्या कवर होने वाला है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? ऐसा अपना टाइम ज्यादा हो गया है, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि मैंने बताया नहीं करके। सर आप म्यूट है सदानंद भाई। कॉल कैंपेन कैसे वर्क करेगा? बिकॉज वो फीचर वर्क नहीं कर रहा। मैं ट्राई किया था उसमें लीड ऐड करने का, बट करेगा सर, हम बताएंगे, चिंता मत करो। ये थोड़ा सा हमारे साइड से वो कोर्स रिलीज करने में डिले हुआ है सर, इसके लिए आपको नहीं पता चल रहा। ठीक है सर। आपने वैसे कोर्स देख लिया है बाकी का 2 चैप्टर पहले? जो जितने चैप्टर आपके रिलीज है वो मैंने पूरा देखा है। वंडरफुल। अच्छा, थोड़ा सा एक आप फ्रैंक फीडबैक देना ना, आपको कैसा लगता है वो कोर्स में? क्लैरिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियरिटी हो रहा है, बट थोड़ा सा मतलब मैंने मेरी टीम को भी बोला कि भाई तुम लोग भी देख लो, तो उनको बोले सर थ्योरिकल बहुत ज्यादा है, वो फीचर समझाने से ज्यादा हमारे को ज्ञान ज्यादा दे रहे हैं। मतलब वो ज्ञान तो लेके तभी खुद समझेगा, बट ओवरऑल अगर बोलूं तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। मतलब मेरा सिनेरियो चेंज हुआ है, मुझे सीआरएम कैसे यूज करना चाहिए, बिकॉज मैं सीआरएम तो वैसे मतलब लास्ट 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ, बट बहुत कुछ उसमें नया समझने को मिला। ठीक है, आप थोड़ा टीम मेंबर इतना ना कि कौन सा हिस्सा नहीं हो तो चलेगा। मैं आपको जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक। नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं मैं कि जो ऑनेस्ट रिव्यू है मैंने वो बोला है सर आपको, बिकॉज मेरे टीम को लगा मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आई एम ये जो पूरा कोर्स है ना, समझो कि 6.5 घंटे का बन रहा है, बराबर है? तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि उसका एक क्रैश कोर्स बने जो 35 मिनट्स का हो, जिसमें देयर इज नो लॉजिक एक्सप्लेन, जस्ट स्टेप्स आर एक्सप्लेन।
एक्चुअली यूजर बहुत लॉन्ग कोर्स नहीं देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको शॉर्ट व्यूज के अंदर के चलो लीड अपॉर्चुनिटी ये हमको ऐसा यूज करना है, अगर वो उसका थोड़ा सा अगर आप बेटर वे में आप बना के दे सकते हो तो शायद इट्स माइट मोर हेल्पफुल इन ऑल टीम लेकिन मेंबर्स। सर वो क्या काटने का ना, ये हम तय नहीं कर पाए थे, इधर तो गाड़ी अटका था हमारा। दैट क्योंकि तो कैसा होता तो है फिर कि जैसा आपके माइंड में एक बार सर ऐसा वैसा, किया है ना कि पूरा समझे बगैर यूज करना चालू किया है, हाँ तो उनका तो 3 साल का पैसा भरने के बाद भी नहीं यूज हुआ है, राइट है, ये तो बात वहां तो है, दिक्कत आता है। वो दिक्कत आएगा। चलो बट लेकिन अच्छा वो आपने बताया, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट, हम लोग उसके ऊपर भी पक्का सोचेंगे, राइट? ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोर्स कब आएंगे सर? क्योंकि उसमें तो कोर्स ये दिख नहीं रहा नेक्स्ट है वीक से आएगा दोस्त, तो मैंने बताया ना ऐसा थोड़ा पोस्ट प्रोडक्शन में ग्लिच हुआ है, इसकी वजह से अटका हुआ है। और वो प्रोफेशनल आईटी वाला में भी सर? हाँ वो भी आएगा, वो शायद उसके बाद वाले वीक से आएगा। क्योंकि हाँ ठीक है सर, यूजर वाला तो हो गया, उसके लिए वेट कर रहे हैं सर। हाँ सदानंद भाई, ये जो आपने लिखा है ना कि लीड इज एन इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबली द ओनली स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट कमिंग आउट क्लियरली इन द कोर्सेज और इन वेबिनार्स, ये इसलिए है क्योंकि सबके लिए ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों के ऐसा होता है कि क्वालिफिकेशन इज द की पॉइंट। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्वालिफिकेशन इज द की पॉइंट, क्योंकि लीड जनरेट करने में जो कचरा आया है वो क्वालिफिकेशन में क्लियर नहीं करो ना तो सब लोचा हो जाता है, ठीक है? एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन विच स्टेज ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल वी आर और विच डिपार्टमेंट वी आर, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा चैलेंज बड़ा है, उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट आएगा। इसलिए हमने कैसा किया है कि पूरा कोर्स में जिस चीज का बात हो रहा है उसका इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन किया है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लीड्स, विल एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ लीड्स। व्हेन वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज, फर्स्टली एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है? यस, एनी मोर क्वेश्चंस डू वी हैव? अच्छा मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को और क्वेश्चंस भी होंगे तो अपना फेसबुक का ग्रुप खोलो, उसके अंदर को क्वेश्चन लिख दो, अगले टाइम में हम कवर कर लेंगे। क्या होता है ना, आप लोग हमारा शक्ल देखते हो तभी आपको क्वेश्चन आता है, ऐसा मत करो, नहीं तो आप सबके मोबाइल के ऊपर हम हमारा फोटो भेज देते हैं, स्क्रीनशॉट में लगा दो हम सबका ऐसा मुस्कुराता हुआ फोटो। ईशानी मैडम हंस भी रही है, तो आपको क्वेश्चन याद आएगा जल्दी जल्दी, तो फेसबुक में लिखते रहना। सर नमस्ते। आई थिंक वी विल, हेलो। एक्चुअली मैंने कभी सीआरएम यूज नहीं किया है। आप कौन बोल रहे हैं सर? अनिल जैन। अनिल। हाँ बोलो सर मैंने कभी सीआरएम यूज नहीं किया है, सुना बहुत है। हाँ तो ये भी मानता हूँ कि जरूरी भी होगा। मेरा बिजनेस जो है वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है मेरा, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से, तो स्टूडेंट्स वगैरह का जो डिटेल्स है वो मुझे फॉलो अप करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप भी कोर्स मॉड्यूल मैंने देखे, मेरे लिए कौन सा कोर्स जो है वो अच्छा रहेगा ताकि मैं इसे अच्छे से यूज कर पाऊँ और मेरी दूसरी सर्विसेज जो भी है उससे बेनिफिट ले पाऊँ। सर आप पहले है ना वो बुक पढ़ लो, और अगर आपको पढ़ना नहीं अच्छा लगता ना तो मैं आपको गुड न्यूज देता हूँ। दो गुड न्यूज है, एक नहीं, एक तो ये कि वो बुक का कोर्स भी आ रहा है और उसके पहले बुक का ऑडियो बुक बन गया है, वो आएगा थोड़े दिन में, मतलब सबमिट हो गया, इट इज जस्ट वेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम ऑडिबल एंड स्पॉटिफाई। तो ये तो थोड़ा आइडिया क्लियर कर लो कि आपके धंधे वाले बहुत से लोग यूज करते हैं। मैं भी यूज करना चाह रहा हूँ। हाँ लेकिन आपको वो समझना तो पड़ेगा ना। अभी जैसे वो सर ने बोला ना कि थियरी बहुत है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा धंधा ही अपना थियरी का है ना दोस्त। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। आपके जो कोर्सेज है उनमें से कौन सा कोर्स पहले, मतलब मैं आपके साथ में आऊँ ये पहले सीखूं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप अभी एक भी कोर्स मत करो, पहले बुक पढ़ लो। अच्छा, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो, और अगर पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो वेट फॉर फ्यू डेज, ऑडियो बुक भी मिलेगा। पढ़ सकते हैं वैसे तो, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। हाँ तो अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखा था क्रैकिंग द सीआरएम कोड नाम का बुक है। जी जी सर, ठीक है जी सर, थैंक यू। ओके सर बुक कहाँ से मिलेगा ये? आपको अमेजोन से भी मिल जाएगा, या तो फिर आप हमको एड्रेस भेजना, हम आपको साइन कॉपी भेज देंगे, एज यू विश। ओके, मैं व्हाट्सएप पे अपना साइन किया हुआ होगा तो गिफ्ट आएगा, बदले में आपको हमको नाश्ता कराना पड़ेगा। श्योर, डेफिनेटली सर। आइए गोरेगांव में ऑफिस है, बॉम्बे आइए तो आइए कभी हमारे यहाँ पे। नहीं आप हमको एड्रेस भेज देना,
तो हम आपको भेज देंगे, चलेगा। मैं भिजवा हम में से किसी को भी भेजेंगे तो चलेगा आपको। हम में से जिसका भी व्हाट्सएप आया हो ना आपके पास, हाँ। उससे भेज के कंफर्म कर लो, तो वी विल सेंड यू द साइंड कॉपी बुक। ठीक है। ओके सर। अच्छा, इनके लिए नहीं, सबके लिए, आप में से किसी को बुक चाहिए तो साइंड कॉपी हम भेज सकते हैं। और थोड़े दिन राह देखिए तो ऑडियो बुक आएगा, शायद आप लोगों को ऑडियो बुक पे ज्यादा मजा आए। आप जैसे बोले वैसे सर, कोई इशू नहीं। हाँ, ओके, डन। आई थिंक वी शुड क्लोज दिस नाउ, और अगली बार मिलते हैं ट्यूसडे को 4:30। ओके सर, बाय बाय। सेशन का टॉपिक क्या रहने वाला है मैंने बता दिया। इसके सिवाय आप लोग जो क्वेश्चन पूछोगे वो सब क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे देंगे। चलो, सो ओके सर, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट वीकेंड। सेम टू यू सर। और वो हर बार बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को भी तो मालूम पड़ गया है कि स्वादिष्ट डिनर का आयोजन किया हुआ है आपके घर में, तो फिर आप लोग कर लेना, अभी हर बार क्या बताने का है ना।